हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th फिजिक्स। और फिजिक्स का हम थर्ड चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो है समतल में गति। इस चैप्टर का ये वन शॉट वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर को पूरी तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए इस वीडियो को, मतलब इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं। अब बेसिक से हम लेकर चलेंगे जी, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझ लेते हैं। चलिए चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं समतल में गति। अब इस चैप्टर का हम आज से शुरुआत कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि समतल में गति होता क्या है। समतल में गति होता क्या है, तो देखिए जितने भी 2D मोशन है, जितना भी 2D मोशन होता है ना, जितने भी 2D मोशन है, ये सभी 2D जो मोशन है जिसे हम कहते हैं द्विविमीय गति, जिसे हम क्या कहते हैं, द्विविमीय गति। तो जितने भी द्विविमीय गति होते हैं वो सभी समतल में गति कहलाते हैं। जितने भी 2D मोशन है या द्विविमीय गति है वो सभी समतल में गति कहलाएंगे। इसका मतलब क्या है समतल में गति का, ठीक है ना। 2D मोशन आप समझ लिए कि द्विविमीय गति समतल गति कहलाता है, बट समतल गति का डेफिनेशन हम क्या कहेंगे। तो देखिए डेफिनेशन सिंपल सा मतलब ये है ना कि जब कोई भी वस्तु दो दिशाओं में गति करता है, एक ये दिशा हो गया और सपोज डेट एक ये दिशा हो गया। तो जब कोई भी वस्तु दो भिन्न दिशाओं में, भिन्न मतलब अलग अलग दिशाओं में गति करता है और उसकी स्थिति को पता करने के लिए हमें x और y अक्ष की आवश्यकता होती है, x और y अक्ष की आवश्यकता होती है। तो उस गति को ही हम समतल में गति कहते हैं। समझ में आ रहा है हम क्या कह रहे हैं कि जब कोई भी वस्तु दो भिन्न दिशाओं में गति करता है और इसकी गति या इस वस्तु की स्थिति का निर्धारण करने के लिए, पता लगाने के लिए जो हमें एक्स वाई अक्ष की आवश्यकता होती है, तो उस गति को ही हम समतल में गति कहते हैं। बस नॉर्मल इतना बात जान लीजिए कि समतल में गति किसे कहेंगे कि जब कोई भी वस्तु अगर दो डायरेक्शन में, दो अलग अलग दिशाओं में गति करता है तो वो गति समतल में गति कहलाता है। तो देखिए यहाँ पे वही बात लिखा गया है कि जब कोई वस्तु एक साथ, मतलब जब कोई वस्तु एक साथ दो भिन्न दिशाओं में गति करती है और उसकी स्थिति को निर्धारित करने के लिए दो निर्देशांक की आवश्यकता होती है, दो निर्देशांक एक्स वाई अक्ष की आवश्यकता होती है, तो उस गति को ही हम समतल में गति कहते हैं। उस गति को ही हम समतल में गति कहते हैं। बताइए समझ में आ गया ना कि कोई भी वस्तु है अगर दो डायरेक्शन में गति कर रहा है और उसकी स्थिति को निर्धारित करने के लिए हमें एक्स वाई अक्ष की आवश्यकता होती है, तो उस गति को ही हम क्या कहेंगे, समतल में गति कहते हैं। जैसे क्या है दोस्त, जैसे हम एग्जांपल से कह सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि आप बॉल कभी भी जो क्या होता है, बॉल आपने लिया होगा उसको फेंके होंगे। तो जब किसी भी बॉल को हम तिरछा फेंकते हैं, तिरछा का मतलब समझ रहे हैं ना, तिरछा का मतलब ये है कि आप यहाँ पे बॉल है, इसको इस तरीके से फेंक रहे हैं, तो ये तिरछी फेंकना हो गया। तो जब किसी बॉल को हम तिरछा फेंकते हैं ना, तो ये जो गति होता है, ये गति क्या कहलाता है, समतल गति कहलाता है, ठीक है ना। जैसे कि पंछी है, किसी डाली पर या पेड़ पर या जमीन पर बैठी हुई है, अब वो अचानक से जब उड़ी, तो अचानक से जब उड़ेगी ना तो वो भी गति क्या होगा, समतल में गति कहलाएगा। तो इस तरीके से ये सब गति है जी, ये आप याद रखेंगे समतल में गति, क्योंकि दो डायरेक्शन में वो गति करती हैं। सबसे पहली बात कैसे करती है समझ रहे हैं ना, जैसे सपोज डेट, ऐसे थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहूँगा समतल में गति को, ठीक है, यहाँ पे समझिएगा क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी है। ये सपोज डेट हम मान लेते हैं कि ये क्या है, ये पृथ्वी का सतह है हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एक सपोज डेट ऐसा हमने मान लिया कि ये हमारे पास चिड़िया है, ठीक है ना। ऐसे तो हालांकि मैं बना नहीं पाता हूँ, बट ऐसे ही मैंने बना दिया नॉर्मल सा, ठीक है। चलिए जी, तो ये हमारे पास चिड़िया है और ये चिड़िया की क्या है, पैर है, ठीक है। तो ये हमारी पास चिड़िया है। अब जैसे ही ये जमीन से चिड़िया क्या हुई, उड़ी,
तो उड़ेगी तो इस तरीके से उड़ेगी, जाहिर सी बात है, उड़ेगी तो सबसे पहले नीचे से ऊपर ही न जाएगा। तो देखिए सबसे पहली ये जो वस्तु है इसको वस्तु ये मान लेते हैं। तो जब कोई भी वस्तु है दो डायरेक्शन में इसकी गति कर रहा है, एक तो सबसे पहले एक तो इधर गति कर रहा है, तो एक इस डायरेक्शन में गति कर रहा है, और दूसरा इसकी गति इस दिशा में भी हो रही है। जितना आप इधर बढ़ेगा, अब मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक उड़ के गया, तो एक तो इधर का जो उड़ा ये तो बात है ही, एक डायरेक्शन इधर भी, तो नीचे भी तो परिवर्तन हुआ कि गिरेगा तो यहाँ पे आएगा। अगर मान लेते हैं यहाँ तक गया तो यहाँ से गिरेगा तो यहाँ तक आएगा। तो इसका ये क्या है, द्विविमीय गति है, इधर भी गति कर रहा है इधर भी, तो द्विविमीय गति ही समतल गति कहलाता है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जब कोई वस्तु दो अलग अलग दिशाओं में गति करता है, ठीक है ना, तो उस गति को ही समतल में गति कहते हैं। ठीक है, तो यही बात हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। देख लीजिए सबसे पहले एग्जाम्पल में कि किसी गेंद का तिरछा फेंकना, सही बात है जी। दूसरा आता है पंछी का तिरछा उड़ना, या कार का मोड़ पर चलाना। जो कार होता है, गाड़ी आपने लिया हुआ है और उसको आप किसी रास्ते पर मोड़ रहे हैं, तो जब मोड़ेंगे ना किसी मोड़ पर, तो वो गति जो होगा वो समतल में गति ही कहलाता है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो ये था हमारा समतल में गति, जिसको हमने आसानी से समझाया। बट केवल हमें समतल गति तो पढ़ना नहीं है, हमें इस चैप्टर में सबसे पहले तो ये जानना चाहिए कि कौन कौन से हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हमें कवर करने ही हैं। हम इस चैप्टर में क्या क्या कवर करने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, वो सब आपको जानना चाहिए। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आसानी से पहले आप ये जान लीजिए हमें क्या क्या पढ़ना है, उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे दोस्त। तो देखिए हम सबसे पहले हम आपको यही बताएंगे, ठीक है, कि इस अध्याय में हमें क्या पढ़ना है। तो हम यहाँ पे लिख दिए हैं कि अध्याय के महत्वपूर्ण टॉपिक। अब देखिए हमें इस अध्याय में, इस चैप्टर में क्या पढ़ना है ये हम जान लेते हैं। सबसे जरूरी है ये कि क्या हमें पढ़ना है। तो ये देखिए, ये जो अध्याय है ना, ये दो भागों में बांट दिया गया है। एक सबसे पहले एक समतल में गति में बांटा गया है, और एक दूसरा हमारा जो बांटा गया है वो हमारा सदिश में बांट दिया गया है। ठीक है ना, ये दो भागों में ये बांट दिया गया है, एक सदिश रूप में और एक हमारा क्या है, एक हमारा है समतल में गति में। देखिए समतल में गति चैप्टर में ही दो भागों में लगभग हमें पढ़ना है। एक क्या है, एक सदिश से संबंधित ये सभी टॉपिक है जिसको कवर करना है। एक समतल में गति से संबंधित ये टॉपिक है जिसको कवर करना है। अगर हम बात करें सदिश में कि कौन कौन से हमें टॉपिक कवर करने हैं, तो देख लीजिए। सबसे पहले हम सदिश में जानेंगे, इसी चैप्टर में आता है सदिश, ठीक है ना, इसको कंफ्यूजन ना हो। तो ये सबसे पहले हम क्या जानेंगे दोस्त, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सदिश और अदिश राशि क्या होती हैं। तो सबसे पहले सदिश और अदिश राशि क्या होती हैं, इसके बारे में हम डिटेल तरीके से जानेंगे। फिर हम जानेंगे कि सदिशों का निरूपण क्या होता है, किस तरीके से सदिशों का निरूपण करते हैं, इसको जानेंगे। फिर हम जानेंगे कि सदिशों के प्रकार क्या होता है, इसको जानेंगे। फिर हम जानेंगे एकांक सदिश क्या होता है, इसके जानेंगे। फिर हम स्थिति और विस्थापन सदिश क्या होता है, इसको जानेंगे। ठीक है, उसके बाद जो हमारा जो छठा टॉपिक आता है कि सदिशों का संयोजन का नियम। तो सदिशों का संयोजन का नियम क्या होता है, इसमें हमें तीन नियम पढ़ने होते हैं। एक है हमारा त्रिभुज का नियम, दूसरा है बहुभुज का नियम, और तीसरा है समांतर चतुर्भुज का नियम। तो ये सब हम पढ़ेंगे जी। फिर हम जानेंगे कि सदिशों का गुणा। तो सदिशों का जो गुण होता है इसको हम जानेंगे, जिसमें हमें दो टॉपिक पढ़ना है। एक है हमारा सदिश गुणनफल, एक है हमारा अदिश गुणनफल, इसको जानेंगे। फिर हम जानेंगे सदिशों का वियोजन क्या होता है, जिसमें हमें पढ़ना है 2D और 3D, मतलब द्विविमीय और त्रिविमीय क्या होते हैं, इन पर हम डिस्कस करेंगे। तो ये सदिश से संबंधित टॉपिक पर हमें डिस्कस करना है। उसके बाद हम आते हैं कि समतल से गति से संबंधित जो हमारे टॉपिक हैं, जिसको हम जानेंगे कि प्रक्षेपीय गति क्या होता है, इसको जानेंगे। फिर हम जानेंगे कि वर्षा व नदी से संबंधित टॉपिक है, इसको जानेंगे। फिर हम जानेंगे कि आपेक्षीय गति क्या होता है, इसको जानेंगे। ठीक है ना, वैसे तो जब हम वर्षा और नदी से संबंधित टॉपिक करेंगे उसी में हम आपेक्षिक गति के बारे में जानेंगे जी। दूसरा आता है द्वितीय गति क्या होता है, या द्विविमीय गति क्या होता है, इसको भी हम जानने वाले हैं। तो ये सभी टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे, इस वीडियो में नहीं, सॉरी, मतलब इस चैप्टर में कवर करेंगे। ठीक है ना, चलिए कोई बात नहीं। सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूं और रिक्वेस्ट ही बेटर है जी।
आप अगर बुद्धिमान हैं तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये बताने का मेरा मकसद ये था कि सबसे पहले आपको ये पता चल जाए कि इस अध्याय में हमें ये सब टॉपिक पढ़ने हैं और भूल से भी ये सभी टॉपिक मिस नहीं होने चाहिए। आप एक नोट्स फेयर में आप बना रहे होंगे तो ठीक है ना, तो आप नोट्स बना ही रहे हैं तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर लें या वीडियो को रोक कर लिख लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद मैं ये कहूँगा कि पहले तो लिख लीजिए, फिर हम टॉपिक जानेंगे इस वीडियो में। पूरी इंट्रोडक्शन क्लास है तो फिर भी हम एक शुरुआत कर दे रहे हैं। सबसे पहले हम पहला ही जान लेते हैं, सदिश और अदिश राशियाँ क्या होती हैं, इसको डिस्कस करेंगे, फिर एक एक करके हम बढ़ेंगे जी, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी, चलिए तो अब हम जान लेते हैं। सबसे पहले हमें यही जानना है कि सदिश और अदिश क्या होते हैं जी। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने लिख दिया है अदिश राशियाँ, ठीक है ना। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अदिश राशियाँ किसे कहती हैं। तो देखिए अदिश राशियाँ का सिंपल सा मतलब यही होता है कि ऐसी राशियाँ जिसमें केवल क्या होता है, जिसमें परिमाण होता है। ऐसी राशियाँ जिसमें परिमाण होता है और दिशा नहीं होती है, ठीक है ना। ऐसी राशियाँ जिसमें परिमाण होता है और दिशा नहीं होती है, और जो क्या होते हैं, जो सदिश संयोजन, जो सदिश संयोजन के नियम का क्या करते हैं, पालन नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो उस राशि को हम सदिश राशि कहते हैं, समझ रहे हैं। मतलब सदिश ना अदिश राशि कहते हैं, मतलब वे राशियां जिसमें केवल परिमाण होता है तथा जो सदिश संयोजन के नियम का पालन नहीं करते हैं, तो उस राशियों को हम अदिश राशियां कहते हैं। समझ में आ गया होगा आपको। तो देख लीजिए वही बात लिखा गया है कि वे राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है किंतु दिशा नहीं होती, केवल परिमाण होता है दिशा नहीं होती है, एवं जो सदिश संयोजन के नियम का पालन नहीं करते, सदिश संयोजन के नियम का पालन नहीं करते, अदिश राशि कहलाते हैं, ठीक है ना। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गए होंगे। जैसे कि इसका एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, इसका एग्जाम्पल हम बहुत ही बेटर तरीके से दे सकते हैं कि हमारा समय हो जाएगा, जैसे कि हमारी दूरी हो जाएगी, सॉरी समय नहीं, जैसे कि क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा, जैसे कि क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा, समय हो गया, आपका दूरी हो जाएगा, जैसे कि द्रव्यमान हो गया। ये सभी हमारी क्या है, ये हमारी सभी क्या है, अदिश राशियां हैं, जिसको आपको याद रखना है, ठीक है ना। ये सभी हमारी क्या है, अदिश राशियां हैं। और जहां तक सदिश राशियों की बात करें, सदिश राशियों मतलब जैसे कि वेग हो गया, विस्थापन हो गया, जैसे कि त्वरण हो गया, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया, फिर से हम कह सकते हैं बल हो गया। तो ये सभी हमारी क्या है, ये सभी हमारी सदिश राशियां हैं, ठीक है ना। वेग, विस्थापन, त्वरण और क्या है हमारी बल, ये सभी हमारे सदिश राशियां हैं। अब देखिए सदिश राशियों का मतलब क्या होता है, मैं आपको बता दूं। सदिश राशियों का सिंपल सा मतलब है कि वे राशियां जिनमें केवल क्या होता है, जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, ठीक है ना, वही हमारी सदिश राशियां कहलाती हैं। और एक और चीज है कि जो सदिश संयोजन के नियम क्या करते हैं, अनुसरण करते हैं, मतलब पालन करते हैं। मतलब ऐसी राशियां जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हों और जो सदिश संयोजन के नियम का पालन करते हैं, उस राशियों को ही हम सदिश राशियां कहते हैं। और सदिश राशि जैसे कि हमारा वेग है, जैसे विस्थापन है, त्वरण है, क्या है, बल है, ये सभी क्या है, सदिश राशियां हैं। तो वे राशियां जिसमें केवल जिसमें दिशा मतलब जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं,
जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जो सदिश संयोजन के नियम का पालन करते हैं, सदिश राशियाँ कहते हैं। और उसके बाद हमने उदाहरण में यहाँ पे हमने क्या लिख दिया है, जो एग्जाम्पल है ये हमने लिख दिया है। अब यहाँ पे एक चीज़ हमें जानना पड़ेगा जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करेंट, मतलब विद्युत धारा। तो विद्युत धारा क्या है, एक अदिश राशि है। विद्युत धारा क्या है, एक अदिश राशि है। अदिश राशियों का मतलब क्या होता है, जिसमें केवल परिमाण हो, जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा न हो, तो उसी को ना हम अदिश राशि कहते हैं जी, उसी को अदिश राशि कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। बात तो मैं सही कह रहा हूँ कि ऐसी राशि है जिसमें परिमाण हो, दिशा ना हो, तो उस राशि को अदिश राशि कहते हैं। बट एक विद्युत धारा एक ऐसा चीज है, विद्युत धारा एक ऐसी राशि है जिसमें क्या होता है, जिसमें याद रखेंगे आप कि परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है। मतलब क्या है कि विद्युत धारा एक ऐसी राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, परंतु फिर भी वो अदिश राशि कहलाता है। अब परिमाण दिशा दोनों जिसमें होंगे वो सदिश राशि होनी चाहिए, पर वो अदिश राशि कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि ये सदिश संयोजन, क्योंकि ये सदिश संयोजन के नियम का क्या करता है, नियम का पालन नहीं करता है। केवल दिशा और परिमाण का होना आवश्यक नहीं है, बल्कि सदिश संयोजन के जितने भी नियम है उसका पालन भी करने चाहिए, ठीक है। परंतु इसमें यही है कि दिशा और परिमाण दोनों होने के बाद भी ये सदिश संयोजन के नियम का पालन नहीं करता है, इसलिए विद्युत धारा एक अदिश राशि माना जाता है। वही लिखा गया, विद्युत धारा अदिश राशि होता है जबकि इसकी दिशा और परिमाण दोनों होती हैं, मतलब दिशा और परिमाण दोनों होती हैं, परंतु या किंतु यह सदिश संयोजन के नियम का पालन नहीं करते। परंतु कारण क्या है, ये सदिश संयोजन के नियम का पालन नहीं करते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा हमारा ये टॉपिक। चलिए, इतना आप समझ लिए बहुत है जी। मैं इतना आपसे होमवर्क दे रहा हूँ कि जितने भी सदिश राशियाँ हैं और जितनी भी अदिश राशि हैं, कम से कम 20 आपको अदिश राशियाँ 20 आप याद कर लीजिए, 10 आप सदिश राशियाँ तैयार कर लीजिए, बहुत है जी। सदिशों का निरूपण, अब सदिशों का कैसे हम निरूपण करते हैं, कैसे करते हैं ये भी समझ लेते हैं, ठीक है ना। सदिशों का सबसे पहले निरूपण का मतलब क्या होता है कि सदिशों को कैसे हम दर्शाते हैं, कैसे इसको निरूपित करते हैं। तो जब किसी भी राशि को, ध्यान से याद रखेंगे कि हम क्या कह रहे हैं, जब कोई भी राशि किसी भी राशियों को, ठीक है ना, अगर हमें सदिश रूप में व्यक्त करना है, ठीक है ना, सदिश रूप में व्यक्त करना है या सदिश रूप में निरूपित करना है, तो उसके ऊपर हम क्या करते हैं, मान लेते हैं ये F बल है। अब इसको हमें सदिश रूप में निरूपित करना है तो हम कुछ नहीं करते हैं, इसके ऊपर एक क्या करते हैं, एरो का चिन्ह दिखा देते हैं। समझ रहे हैं? तो वही बात यहाँ पे कह रहा है कि यदि किसी भी राशि को सदिश रूप में निरूपित करने के लिए हम उसके ऊपर एरो का चिन्ह लगा देते हैं, यही बात है जी। तो यही बात यहाँ पे लिखा गया है कि जिस भी राशि को सदिश रूप में लिखना होता है, कोई भी राशि है, ठीक है ना, जिस भी राशि को सदिश रूप में लिखना होता है, जैसे कि बल है, इसको सदिश रूप में लिखना है तो उसके ऊपर एरो बना देते हैं, उसके ऊपर क्या, एरो का चिन्ह बना देते हैं। बात समझ में आया कि किसी भी राशि को सदिश रूप में लिखने के लिए उसके ऊपर एरो का चिन्ह लगा देंगे। जैसे कि सपोज दैट एग्जांपल से मैं आपको थोड़ा समझा दूं, जैसे एग्जाम्पल में कैसे, जैसे कि मान लेते हैं बल है, तो सदिश रूप में व्यक्त करने के लिए हम क्या कर देंगे, बल के ऊपर क्या लगा देंगे, ये हम एरो का चिन्ह लगा देंगे, ये हमारा सदिश में निरूपित हो गया। जैसे कि या तो आप ऐसे करें, या मैं आपको बताता हूं, ये जो सदिश है, ये जो बल है ना, इसको क्या करें, इसको मोटा मतलब बोल्ड करके लिख दें, बोल्ड करके इसको लिख दें, ये भी हमारा हो जाएगा इस तरीके से। समझ रहे हैं? तो या तो आप ऊपर एरो का चिन्ह लगा दें या इसको बोल्ड करके लिख दें, यही हमारे लिए हो जाएगा। ये पता चल जाएगा कि सदिश रूप में है। एनसीईआरटी में ज्यादातर एनसीईआरटी का जो बुक है ना, उसमें ये बोल्ड करके ही लिखा गया है सदिश को।
पर ज्यादातर हम ऐसे ही बना देते हैं, एफ के ऊपर जो क्या एरो का चिन्ह लगा देंगे, जिससे हमें पता चलेगा ये सदिश है जी। ठीक है ना, इतनी बात समझ के अब चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा अब हम ये जान लेते हैं। ठीक है, पहली बात आपको सदिशों का निरूपण में इतनी बात आपको सबसे पहले बेसिक पता चला या नहीं? ठीक है ना, बेसिक इतनी बात पता चल गई होगी। ठीक है ना, ठीक है। चलिए इसमें थोड़ा सा मैं बता दूं, ये जो हमारा एरो है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे कुछ चीजें हैं, सब कुछ आपको समझा दिया जाए। जैसे कि ये एरो का चिन्ह है, जैसे ये एरो का चिन्ह है। ठीक है ना, एरो है ये, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर दे रहा हूं। तो ये देखिए हमारा एरो का ये चिन्ह है। इसमें देखिए यहाँ पे जो ये है ना, इसको हम कहते हैं पूंछ। इसका नाम क्या है? इसे हम कहते हैं पूंछ। इसको हम क्या कहते हैं? ठीक है ना, इसको हम फ्रंट कहते हैं या सिरा कहते हैं। ठीक है ना, सिरा। ठीक है, तो या इसको क्या कहते हैं? पूंछ कहते हैं, इसको सिरा कहते हैं। और इसकी जो लंबाई है ना दोस्त, इसकी जो लंबाई है, इसकी जितनी लंबाई है वो किसके बराबर होता है? तो इसकी जो लंबाई होती है ना, लंबाई, वो याद रखेंगे इसके परिमाण के बराबर होता है। इसके परिमाण के बराबर होता है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, और भी हम कुछ बातें हैं वो बता दें आपको। ठीक है ना, चलिए ये थोड़ा सा मैं नीचे लिखना चाहिए था, बट कोई नहीं, अभी हम इसको समझाएंगे। पहले इसके बारे में और भी हमें जानना है। अच्छा, मान लेते हैं हम किसी भी सदिश को, किसी भी राशि को अगर सदिश रूप में व्यक्त करना है तो हम इस तरीके से व्यक्त कर दे रहे हैं, उसके ऊपर क्या लगा दे रहे हैं? एरो का चिन्ह लगा दे रहे हैं। ठीक है ना, और मान लेते हैं इसका मतलब आप समझ रहे हैं क्या है? थोड़ा सा यहाँ पे मैं नोट्स में कुछ पॉइंट बता रहा हूँ, ध्यान से आप समझेंगे इसको। ठीक है ना, इसको मैं अभी इसके नीचे आप लिखिएगा, बाद में हम बताएंगे, तो पहले समझिएगा। अगर मान लेते हैं ये सदिश रूप में है, ठीक है ना, ये सदिश है। ठीक है, ये सदिश है हमारा। अब इसका मतलब क्या है? सदिश f का मतलब, f के ऊपर ये हमारे पास एरो का चिन्ह लगा दिए। इसके मतलब क्या है कि इसमें दिशा भी है और प्लस परिमाण है, परिमाण है। ठीक है ना, दिशा और परिमाण है, इसीलिए यहाँ पे सदिश में एरो का चिन्ह लगाया गया है। ठीक है ना, परंतु यदि यहाँ पे केवल ये f है, f सदिश है, इसके ऊपर अगर मॉड हम लगा देते हैं तो मॉड का इसका मतलब ओनली क्या है? इसका मतलब ओनली इसमें परिमाण है। ठीक है ना, ओनली मतलब परिमाण है। मतलब किसी भी राशि को अगर सदिश रूप में व्यक्त करना है तो उसके ऊपर हम एरो का चिन्ह लगा देते हैं। और किसी भी राशि को, यहाँ पे मैं नोट में फिर से लिख दे रहा हूं कि किसी मतलब राशि को, किसी भी राशि का हम लिख देते हैं, राशि का अगर परिमाण हमें लिखना है, राशि को परिमाण अगर मैं व्यक्त करना है तो केवल मान लेते हैं ये f एक सदिश राशि है, इसको अगर परिमाण में व्यक्त करना है तो हम यहाँ पे बोल्ड का ऐसे चिन्ह लगा देते हैं, या ओनली हम इसको f लिख देंगे, ओनली f। समझ रहे हैं? तो अगर कोई भी, मतलब मेरा कहने का टोटल मतलब यही है दोस्त। ठीक है ना, आपको ज़्यादा हार्ड लग रहा होगा तो आप परेशान नहीं होंगे, आपको धीरे धीरे सब समझ में आएंगे, एक बार में नहीं आता समझ में। ठीक है ना, क्योंकि नया अभी शुरुआत कर रहे हैं, हर चीज़ें आपको डीप में समझना पड़ेगा, इसलिए मैं थोड़ा समझा रहा हूँ। हम केवल इतना बता रहे हैं कि कोई भी राशि है, ठीक है ना, जैसे बल है, ठीक है ना, तो अगर हम बल को जो F से संकेत है, तो यदि किसी भी राशि को अगर हम सदिश बनाना चाहते हैं, ठीक है ना, तो उसके ऊपर हम एरो का चिन्ह लगा देंगे। तो वही लिखा गया है कि जिस भी राशि को सदिश रूप में व्यक्त करना होता है उसके ऊपर हम एरो का चिन्ह लगा देते हैं। किसी भी राशि का एरो का चिन्ह मतलब सदिश का मतलब क्या होगा? जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो, सदिश हो गया। कोई हमें ऐसा दिखाना है जिसका केवल परिमाण हो, दिशा ना हो, जैसे अदिश राशियों में, तो उसके लिए अदिश राशियों के लिए हम क्या करेंगे? जैसे कि ये ऐसे ही सेम टू सेम है, इसके आगे पीछे हम मॉड का चिन्ह लगा देंगे, तो इसका मतलब इसमें ओनली परिमाण है। मतलब राशियों का परिमाण के लिए हम ऐसे दर्शा देते हैं, या f। और यदि कोई भी राशि का अगर सदिश रूप में व्यक्त करना है तो f के ऊपर चिन्ह दर्शा देंगे, या बोल्ट में f लिख देंगे। ठीक है ना,
आशा करता हूं कि इतनी बात आपको आसानी तरीके से समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई होंगी आपको, ठीक है। अच्छा, अगर जिनको ये समझ में नहीं आया कि सर मतलब कैसे पता चलेगा कि एफ, ये मतलब कैसे पता चला कि दिशा और परिमाण दोनों है, तो जैसे हम एग्जाम्पल कह सकते हैं कि किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का बल उत्तर के दिशा में लगा, ठीक है ना, ध्यान से आप समझेंगे मैं क्या कह रहा हूं, डीप में मैं बातें ये सब कर रहा हूं, ठीक है ना। मतलब हम ये कह रहे हैं कि किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का बल उत्तर दिशा में लगाया गया, ठीक है ना। तो देखिए यहां पे आपको क्या पता चल रहा है कि कोई भी वस्तु है तो उस पर 5 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है, और किस दिशा में लगाया जा रहा है, तो उत्तर के दिशा में लगाया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो दिशा, क्या आपको दिशा पता चल गया कि कोई वस्तु है उसको उत्तर दिशा में बल लग रहा है, और उसका परिमाण कितना है, देखिए 5 न्यूटन, ये इसका परिमाण है कि नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें दिशा और परिमाण दोनों है, तो वही हमारा सदिश निरूपण हो जाएगा, सदिश हो जाएगा। और केवल परिमाण का मतलब क्या है दोस्त, केवल परिमाण का ये मतलब है कि किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का बल लगाया गया। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि इसमें ओनली ये बताया गया है कि कोई वस्तु पर 5 न्यूटन का या 10 न्यूटन का बल लगाया गया है, बट यहाँ पे 5 न्यूटन का बल लगाया गया है, बट किस दिशा में लगाया गया है ये नहीं बताया गया है। तो इसीलिए यहाँ पे दिशा ना हो, केवल परिमाण हो, उसको ऐसे दर्शाएंगे, और जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो उसको हम ऐसे दर्शाते हैं, ठीक है ना। उसके ऊपर चिन्ह लगाकर एरो का, और जिसमें केवल परिमाण हो उसको चिन्ह लगा रहेगा, उसके ऊपर मॉड भी हम लगा देंगे। आशा करता हूँ इतनी बात आप समझ के होंगे। चलिए, इतना आपको सदिश के निरूपण में जानना था। अब देखिए ये लाइन लिखिएगा, ये लिख लीजिएगा, ये सभी लिखने के बाद अब आप यहाँ पे हेडिंग डालिएगा इसको कि सदिशों के प्रकार। और किसके आधार पे हम कह रहे हैं, वस्तु की गति के आधार पर हम ये बता रहे हैं, ठीक है ना। सदिशों का प्रकार किस में बता रहे हैं, वस्तु की गति के आधार पर हम बता रहे हैं कि कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो एक हमारा होता है ध्रुवी सदिश और एक होता है अक्षीय सदिश। अब ध्रुवी सदिश क्या होता है, अक्षीय सदिश क्या होता है, इसको हम समझ लेते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट पहले आप ले लें। ठीक है, हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा ही चेहरा लाइटिंग का थोड़ा ज़्यादा लग रहा होगा पहले, अब तो ठीक लग रहा है ना। चलिए ठीक है ना, चलिए कोई नहीं, हम समझ लेते हैं एक एक करके। तो ये अभी तक हमने ये सब जाना। अब हम जानेंगे सदिशों के प्रकार। तो सदिशों के पहले तो 2 प्रकार होते हैं, इसको समझ लेते हैं। सदिशों के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है ध्रुवी सदिश, एक होता है अक्षीय सदिश। अब ध्रुवी सदिश का मतलब क्या है कि वे सदिश, ध्यान से समझेंगे यहाँ पे क्या कह रहा है ध्रुवी सदिश के बारे में, कि यहाँ पे कह रहा है कि वे सदिश राशियां जिनकी दिशा वस्तु की गति की दिशा की अनुदिश अथवा उनके विपरीत दिशा में हो, उसे हम ध्रुवी सदिश कहते हैं। मतलब ऐसी सदिश राशियां जिनकी दिशा, ठीक है ना, वस्तु की गति की दिशा में हो या जस्ट उसके विपरीत दिशा में हो, तो उसे ही हम क्या कहेंगे, उसे ही हम ध्रुवी सदिश कहते हैं। समझ रहे हैं? ध्रुवी सदिश का मतलब आप समझ के हैं। जैसे कि कहने का मतलब ये है दोस्त, देखिए कहने का मतलब कुछ खास नहीं, कहने का यहाँ पे मतलब ओनली सा यही है कि जैसे कि यहाँ पे एक रेखा हम दिखा दे रहे हैं, जैसे कि ये हमारा रेखा है, ठीक है ना, ये हमारे पास एक रेखा है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक रेखा है। अब ये वस्तु की गति की दिशा है, तो वस्तु की गति की दिशा या तो सीधा वस्तु इस ओर गति कर रहा है और इसी ओर इसकी दिशा भी है,
तो ये हमारा हो जाएगा, कह रहा है कि वे राशियां मतलब वे सदिश राशियां जिनकी जो दिशा है ना वस्तु की गति की दिशा में हो। तो ये वस्तु भी इधर ही गति कर रहा है और इसकी दिशा भी इसी ओर है, ठीक है ना। और उसके बाद या तो दिशा मतलब गति की दिशा में हो या उसके जस्ट विपरीत दिशा में हो। विपरीत का मतलब जस्ट उसके विपरीत या तो इधर हो, समझ रहे हैं। तो यही कहा जा रहा है कि वे सदिश राशियां जिनकी जो दिशा होती है वस्तु की गति की दिशा के अनुदिश हो या यहाँ पे अथवा उसके विपरीत हो या तो उसके जस्ट विपरीत हो, तो उसे ही हम ध्रुवीय सदिश कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं आप समझ के होंगे। तो ध्रुवीय सदिश में आप ये चिन्ह आप दर्शा सकते हैं, ठीक है ना। ध्रुवीय सदिश के लिए आप ये चिन्ह दर्शा सकते हैं, ये आपका ध्रुवीय सदिश हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, जैसे कि विस्थापन, बल, वेग, त्वरण आदि, ये सब आप याद रख सकते हैं, ठीक है ना। यह हमारा क्या हो जाएगा, ध्रुवीय सदिश का एग्जाम्पल हो जाएगा। अगला आता है अक्षीय सदिश। अक्षीय सदिश क्या होता है, तो यहाँ पे लिखा गया है कि जब कोई वस्तु घूर्णीय अक्ष के चारों ओर गति करता है, ठीक है ना, तो राशि उसकी दिशा के घूर्णीय अक्ष के अनुदिश होती है, तो अक्षीय सदिश कहलाता है। मतलब यहाँ पे सिंपल सा मतलब ये है दोस्त, ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना है। आपको ये समझना है कि जब कोई भी वस्तु है, कोई भी राशि है, जब कोई भी सदिश राशि है, ठीक है ना, वो अपने अक्ष पर घूर्णीय गति करता है, अपने अक्ष पर ही घूर्णीय गति करता है। तो यहाँ पे घूर्णीय गति का मतलब समझ रहे हैं, जैसे कि आपके घर में जो फैन है, पंखा है, तो ऊपर जो पंखा छत के ऊपर लगा होता है तो वो घूर्णीय गति करता है, अपने अक्ष पर ही गति कर रहा है। तो उसी की बात कर रहे हैं कि जब मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि जब कोई भी वस्तु घूर्णीय अक्ष के चारों ओर गति करता है, घूर्णीय अक्ष जैसे कि पंखा है वो घूर्णीय अक्ष के चारों ओर गति कर रहा है, तो यदि वो गति करता है तो उस राशि उसकी दिशा के घूर्णीय अक्ष के अनुदिश होता है। मतलब मैं आपको समझाना ये चाहता हूं कि जैसे ये आपका पंखा है, समझिएगा बाबू, ठीक है ना, ठीक है। ये आपका फैन है सपोर्टेड। अब चाहे थोड़ा सा मैं और ठीक है ना, ये हमारा अब ठीक हो गया। तो ये हमारे पास पंखा है। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि जब कोई भी वस्तु, ये इसका अक्ष है, घूर्णीय अक्ष है, घूर्णीय अक्ष है कि मतलब ये यहाँ पे इसी अक्ष पर यहाँ पर ये घूम रहा है, ठीक है ना। तो जब कोई भी वस्तु अपनी घूर्णीय अक्ष पर गति करता है, ठीक है ना, घूर्णीय अक्ष के चारों ओर गति करता है, घूमता है, तो वो राशि उसकी दिशा के घूर्णीय अक्ष के अनुदिश होता है। घूर्णीय अक्ष के अनुदिश का मतलब यह है कि जब ये गति इस तरीके से, मान लेते हैं ये पंखा है, ये जो गति कर रहा है इसकी गति की दिशा इस ओर है, इस तरीके से गति कर रहा है, इस तरीके से। तो जब इस तरीके से वो गति करेगा ना, तो ये इसकी गति की जो दिशा होगी वो इस ओर होगी, घूर्णीय अक्ष की दिशा में होगी। यही केवल कहने का मतलब है। तो ऐसी राशियों को हम क्या कहते हैं, अक्षीय सदिश कहते हैं। कि जब कोई भी वस्तु या कोई भी राशि अगर अपने घूर्णीय अक्ष के चारों ओर घूमता है, तो उसका जो घूर्णीय अक्ष के क्या होता है, उसकी जो दिशा होती है वो उसकी जो दिशा होती है ना, वो घूर्णीय अक्ष के दिशा में ही अनुदिश होता है। तो ये है जी, एक दो बार पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। इसका केवल कहने का मतलब है कोई भी वस्तु अगर इस दिशा में गति करता है तो वो उसकी जो गति की दिशा होगी ना, वो आगे की ओर घूर्णीय अक्ष के दिशा में ही होता है, मतलब आगे की ओर होता है। ठीक है, आशा करता हूँ आप समझ के होंगे। तो इतनी बात समझ के ना, तो ये हमारे सदिशों के प्रकार थे। तो ये दो हमने पढ़ लिए। अब हमें ना ज़्यादातर ये तो इम्पोर्टेंट है ही, इससे भी ज़्यादा अब इसके जो ध्रुवीय हमारे सदिश हैं, इसके 8 प्रकार मोस्टली होते हैं। वही 8 आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको अब हम जानने वाले हैं। तो एक एक करके आप ध्यान से समझेंगे, इसके अब प्रकार पर डिस्कस करने वाले हैं। स्क्रीनशॉट
चलिए जी, तो अब हम आ गए अपने मेन टॉपिक पे, जो है सदिशों के प्रकार में। यही है हमारा मेन टॉपिक, जो है ध्रुवीय सदिशों के प्रकार। अब ध्रुवीय सदिशों के कितने प्रकार होते हैं, कैसे होते हैं, समझिएगा। सहप्रारंभिक सदिश, तो सहप्रारंभिक सदिश है, एक है सह टर्मिनल सदिश। पहला हमारा सहप्रारंभिक सदिश है। देखिए अब एक एक प्रकार को डिस्कस करेंगे। इसके निम्नलिखित प्रकार होते हैं, मोस्टली हम कहें तो 8 प्रकार होते हैं। एक एक करके हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम सहप्रारंभिक सदिश को डिस्कस कर लेते हैं। सहप्रारंभिक सदिश का मतलब वे सदिश जो एक ही बिंदु से प्रारंभ होते हैं, ठीक है ना। उसे क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्रारंभिक सदिश, सहप्रारंभिक सदिश कहते हैं, ठीक है ना। उसे सहप्रारंभिक सदिश कहते हैं। तो यहाँ पे उसे तो लिखा नहीं गया है, तो यहाँ पे ओनली सह ही हम लिख देते हैं, सह, ठीक है ना। यही इतना ही हो जाएगा। तो जब मतलब वे सदिश जो एक ही बिंदु से क्या होते हैं, एक ही बिंदु से प्रारंभ होते हैं, ठीक है ना, एक ही बिंदु से प्रारंभ होते हैं, उसे सहप्रारंभिक सदिश कहते हैं। मतलब एक ही बिंदु से, ऐसा कोई भी सदिश जो एक ही बिंदु से क्या होंगे, प्रारंभ होंगे, स्टार्ट होंगे। जैसे कहने का मतलब है ये एक बिंदु है, ठीक है ना। अब इस बिंदु से मान लेते हैं ये हमारा 3 सदिश यहाँ से निकल रहे हैं, ये इस तरीके से। ये मान लेते हैं हमारा ए सदिश है, ये सदिश मान लेते हैं बी है, ये सदिश सी है। तो यहाँ पे क्या है कि ऐसा सदिश, मतलब ऐसे सदिश जो एक ही बिंदु से क्या होते हैं, प्रारंभ होते हैं, स्टार्ट होते हैं, तो उसे सहप्रारंभिक सदिश कहते हैं, ठीक है ना। आशा करता हूं कि आपको सहप्रारंभिक सदिश का मतलब समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। जैसे कि और भी हम एग्जांपल जैसे दे सकते हैं, जैसे कि ये मान लेते हैं वस्तु है कोई, ठीक है ना, ये कोई वस्तु है। अब इसके मान लेते हैं इस दिशा में ये हमारा एक है, हमारा एक सदिश है ए और एक है सदिश बी, ठीक है ना। तो देखिए एक ही बिंदु पर, ये कोई वस्तु का एक बिंदु है, इसी एक ही बिंदु से 2 सदिश निकले हुए हैं। तो हम वही कह रहे हैं कि वे सदिश, मतलब वे सदिश जो एक ही बिंदु से स्टार्ट होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को सहप्रारंभिक सदिश कहते हैं। समझ गए ना। चलिए अगला हमारा आता है दूसरा, जो है सह टर्मिनल सदिश। अब सह टर्मिनल सदिश क्या होता है, समझिएगा। वे सदिश जो एक ही बिंदु पर समाप्त हो जाए, उसे सह टर्मिनल सदिश कहते हैं, ठीक है ना। सह टर्मिनल सदिश कहते हैं। हालांकि सदिश इस तरीके से लिखा है, आप इधर से कर लीजिएगा, ठीक है ना। टाइपिंग में थोड़ी बहुत मिस्टेक हुई होगी, सुधार कर लीजिएगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐसा कोई भी सदिश, जैसे कि ये एक बिंदु है, ध्यान से समझेंगे, ये एक बिंदु है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है दोस्त कि यहाँ पे ये इस तरीके से ये 3 सदिश हैं, यहाँ पर आकर मिल रही हैं, समाप्त हो रही हैं। जैसे ये हमारा सदिश है, ये हमारे पास बी सदिश है, ये हमारे पास सी सदिश है। तो ऐसा सदिश जो एक ही बिंदु पर क्या होते हैं, समाप्त होते हैं। क्या होते हैं जी, समाप्त होते हैं। तो उसे ही हम सह टर्मिनल सदिश कहते हैं, कि ऐसा सदिश जो एक ही बिंदु पर समाप्त होते हैं, उसे सह टर्मिनल सदिश कहते हैं। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो अभी 2 है, अभी एक एक करके सब समझेंगे। तीसरा हमारा आता है, जो है हमारा संरेखीय सदिश, जिसे हम समांतर सदिश के नाम से भी जानते हैं। अब संरेखीय सदिश या समांतर सदिश क्या होता है, समझिएगा। वे सदिश जिनकी दिशा समान हो, उसे हम संरेखीय सदिश कहते हैं। सिंपल सा है कि ऐसा सदिश जिनकी क्या हो, जिनकी दिशा क्या हो, दिशा समान हो, उसे हम संरेखीय सदिश कहते हैं, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल से अगर हम आपको फिगर से समझा दें, तो जैसे ये हमारे पास ए एक सदिश है, ये हमारे पास ए एक सदिश है, देख सकते हैं इसकी दिशा इस ओर है। यहाँ पे सपोज डेट यहाँ पे एक और हमारे पास बी सदिश है, तो इसकी दिशा भी इसी ओर है। तो यही हम कह रहे हैं कि वे सदिश ए और बी, वे सदिश जिनकी दिशा क्या हो, दिशा समान हो, उसे हम संरेखीय सदिश कहते हैं।
मान लेते हैं सपोज दैट कि ये एक सदिश है, ठीक है ना, जैसे ऐसे मान लेते हैं कि ये एक सदिश है जो है हमारा सी सदिश। अब यहाँ पे जस्ट इसी ओर यहाँ पे एक डी सदिश है जिसकी गति इस ओर है। तो ये भी देख रहे हैं ना, एक दूसरे की दिशा एक दूसरे के समान ही इधर ही है। तो वे सदिश जिनकी दिशाएं समान होती है उसे संरेखीय या समांतर सदिश कहते हैं। चलिए समझ गए होंगे। अगला आता है हमारा जो है विपरीत, क्या कह रहा है, विपरीत सदिश। अब विपरीत सदिश का मतलब क्या है कि वे सदिश जिनकी दिशा विपरीत हो उसे हम क्या कहते हैं, विपरीत सदिश कहते हैं। मतलब ऐसे सदिश जिनकी दिशा क्या हो, जस्ट एक दूसरे के क्या हो, विपरीत हो। तो ये नॉर्मल सी बात है, आप भी जान गए होंगे कि समांतर में दोनों इस ओर हो रहे हैं, तो असमांतर में क्या हो जाएंगे, एक की दिशा इस ओर है जो है ए है सदिश, ए सदिश है, ए सदिश मान लेते हैं स्मॉल ए ही है, ठीक है, तो इसकी दिशा इस ओर है। तो एक और जो सदिश है मान लेते हैं भी, इसकी जो दिशा होगा जस्ट उसके विपरीत दिशा में होगा, जस्ट इसकी विपरीत दिशा में होगा। ये हमारा हो गया। या सपोज दैट हम ये भी मान सकते हैं कि ये हमारे पास एक सदिश है, मान लेते हैं सी, जिसकी दिशा इस ओर है। तो जस्ट इसके विपरीत एक और हमारा जो क्या है सदिश है जो है डी, जस्ट इसके विपरीत है। तो वे सदिश जिनकी दिशा क्या होती है, दिशा विपरीत होती है, उसे विपरीत सदिश कहते हैं। अगला हमारा आता है समतलीय सदिश। समतलीय सदिश का मतलब वे सदिश जो सामान्य तल में स्थित हो उसे हम समतलीय सदिश कहते हैं, उसे हम समतलीय सदिश कहते हैं। मतलब वे सदिश जो समान तल पर स्थित हो उसे समतलीय सदिश कहते हैं। समान तल पर, समान तल का मतलब समझ रहे हैं ना, कि वे सदिश जो समान तल पर स्थित होते हैं। अब समान तल का मतलब ये है दोस्त कि जैसे एक हम फिगर से आपको समझा दें, ठीक है ना, ये हमारा समान तल हो गया। अब इसमें मान लेते हैं सदिश की दिशा मान लेते हैं कोई इस ओर है, कोई किसी की दिशा इस ओर है, 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 किसी की दिशा इस ओर है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि वे सदिश जो समान तल पर स्थित हो। तो ये देखिए हमारा समान तल है, देखिए एक ये हमारा क्या है, समतलीय है, मतलब समतलीय मतलब समान तल है। ये भी यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा है ये भी समतलीय, ये भी क्या है, समतलीय है। तो ये दोनों हमारे समतलीय हैं जी। तो वे ये हमारे मतलब तल पर स्थित है, जैसे ये समतलीय है तो इस पर सदिश दिखाया गया है, इस तरीके से ये है जी। समझ रहे हैं ना, दो यहाँ पे एक हम कह सकते हैं कि एक ये हमारा भाग है, एक ये भाग है, ये दोनों समतलीय हैं जी, इसी पर सदिश हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप एक एक पॉइंट समझ रहे होंगे। स्क्रीनशॉट आप ले लें, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा जो आता है वो है समान सदिश। छठा जो हमारा आता है जो है समान सदिश। अब समान सदिश का मतलब क्या होता है कि वे सदिश जिनकी दिशा और परिमाण दोनों समान हो उसे समान सदिश कहते हैं। मतलब ऐसा राशि या ऐसा सदिश जिनकी दिशा और परिमाण दोनों ही समान हो उसे समान सदिश कहते हैं। जैसे कि कहने का मतलब एग्जाम्पल से अगर हम इसको फिगर से समझाना चाहें तो जैसे मान लेते हैं सपोज डेट ये एक सदिश है जो है सदिश ए, और जस्ट ये एक और सदिश है इसी के जस्ट इसी के जैसा, सेम टू सेम इसी के जैसा है, और ये है सदिश हमारा बी, ठीक है ना। तो ऐसा सदिश जिनकी दिशाएं देख रहे हैं ना, दिशाएं भी समान हो और इनका परिमाण भी समान हो। परिमाण का मतलब ये ए जो है ना, जैसे जो सदिश ए है वो सदिश बी के क्या हो, बराबर हो, तो इसी को कहते हैं कि इनका परिमाण क्या हो, समान हो। तो देख रहे हैं दिशाएं भी समान है, परिमाण भी समान है, इसीलिए तो इक्वल हो गया ना। तो वे सदिश जिनकी मतलब वे सदिश जिनकी दिशाएं भी समान हो और इनका परिमाण भी समान हो। तो परिमाण के लिए आप चाहें तो इस तरीके से मॉड भी लगा सकते हैं, जिससे ये पता चलेगा कि इनका क्या है, इनका परिमाण है, ठीक है ना। बट इसलिए यहाँ पे इतनी बात आप समझ के हैं
ठीक है ना। बट इसमें अगर आप देखेंगे समान सदिश में, तो इसमें दिशा के साथ साथ परिमाण है, इसलिए हम यहाँ पे मॉड नहीं लगाएंगे। केवल परिमाण होता ना तब मॉड लगाते, ठीक है ना। तो आप समझ के होंगे कि वे सदिश मतलब वे सदिश जिनकी दिशाएं समान हो और परिमाण भी समान हो, उसे हम क्या कहते हैं, समान सदिश कहते हैं। परंतु अगर ऐसा हो कि सपोज डेट, थोड़ा ध्यान से अगर डीप में एक चीज हम बताएं, तो ये ए सदिश है, ठीक है ना, और ये जस्ट विपरीत इसके बी सदिश हो, तो इसका देखिए अगर ऐसा होना, तो यहाँ पे जो ए सदिश होगा, ठीक है ना, इसके आगे बी माइनस सदिश का हम लगा देंगे। मतलब इसका मतलब ये हमें इससे ये पता चलता है कि ए और बी परिमाण में तो समान है, परंतु यहाँ पे आगे माइनस का मतलब ये है कि ये दोनों की दिशाएं एक दूसरे से विपरीत हैं। मान लेते हैं ए की दिशा इस ओर है, तो हमने इस ओर चिन्ह लगाया। अब बी की दिशा इस ओर है, तो ऐसा नहीं है कि हम बी के ऊपर इधर चिन्ह लगाएंगे, तो ये गलत हो जाएगा। भैया चिन्ह तो हम इधर ही लगाएंगे, चिन्ह तो दिशा का, वेक्टर के जो दिशा होता है वो इसी ओर होता है, एरो का चिन्ह इधर ही हम लगाएंगे। बट क्या होगा, एरो कैसे मतलब विपरीत दर्शाने के लिए यहाँ पे माइनस आगे लगाया जाता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिए जी, आशा करता हूं समझ गए होंगे। अगला हमारा आता है 7वें नंबर, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो है शून्य सदिश। अब शून्य सदिश क्या होता है समझिएगा, कि वह सदिश जिनका परिमाण शून्य हो और दिशा क्या है, अनिश्चित हो, तो उसे हम शून्य सदिश कहते हैं। मतलब ऐसा सदिश जिनका परिमाण तो शून्य हो, ठीक है ना, और जिनका परिमाण तो शून्य हो और दिशा क्या है, अनिश्चित हो, कोई पता ना हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, शून्य सदिश कहते हैं। शून्य सदिश का मतलब ना कोई ऐसा सदिश जिसके जोड़ने, घटाने, गुणा करने से उसके मान में कोई परिवर्तन ना हो, ठीक है ना। तो वह सदिश जिनका परिमाण शून्य हो, ठीक है ना। तो वे सदिश जिनका परिमाण तो शून्य हो, ठीक है ना, परिमाण शून्य एवं दिशा अनिश्चित हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, शून्य सदिश कहते हैं। जैसे कि सपोज दैट शून्य सदिश का मतलब ये है कि जिसके मतलब मान लेते हैं ये सदिश ए है, ठीक है ना, और हमें चाहिए यहाँ पे कुछ ऐसा जोड़ दें कि फिर से हमें सदिश ए ही आए। समझ रहे हैं, अगर कोई क्वेश्चन कर दें, अगर मान लेते हैं सदिश ये, सपोज डेट ऐसे हम मान लेते हैं ये सदिश बी है, और इसमें ऐसा हम माइनस कर दें कि सदिश बी ही आए। और ये मान लेते हैं सदिश सी है, इसमें ऐसा कुछ जोड़ दें कि हमारा सदिश क्या है, यहाँ पे मतलब ऐसा कुछ गुणा कर दें जिससे कि क्या आए, यहाँ पे शून्य आए, ठीक है ना। तो ऐसा क्या कर देंगे जी, तो अगर हम यहाँ पे क्या कर देंगे, अगर ए है तो इसमें अगर जीरो से हम जीरो अगर जोड़ देते हैं तब भी तो ये ए ही सदिश रहेगा। अगर इसमें जीरो हम घटा देते हैं तब भी बी में से जीरो चला गया तो बी ही आएगा। अगर हम सी में जीरो का गुणा करा देते हैं तो भी क्या आएगा, तो भी जीरो ही आएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये एक ऐसा सदिश है, वह सदिश जिनका परिमाण शून्य हो, वह सदिश जिनका परिमाण तो शून्य हो और दिशा अनिश्चित हो, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, शून्य सदिश कहते हैं। तो ये हमने एग्जाम्पल से समझाया, हालांकि ये सब आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप परिभाषा इसकी याद कर लेंगे, ठीक है ना। केवल परिभाषाएं आप याद कर लेंगे, बहुत है जी, ठीक है ना। चलिए, इसका केवल शून्य सदिश का यहाँ पे गुण धर्म है, इसको भी आप याद कर लेंगे। सबसे पहले कह रहे हैं इसका निम्नलिखित गुण होते हैं। सबसे पहला इसका गुण है कि वह सदिश जिनका परिमाण शून्य हो और दिशा अनिश्चित हो, तो उसे शून्य सदिश कहते हैं। समझ रहे हैं, कि वह सदिश जिनका परिमाण शून्य हो और दिशा अनिश्चित हो, तो उसे शून्य सदिश कहते हैं। परिमाण शून्य होने का मतलब क्या है, ये भी आप समझ लीजिए, कि वह सदिश जिनका परिमाण तो शून्य हो, जैसे कि एग्जाम्पल में मान लेते हैं ये ए सदिश है, और इसमें हम अगर परिमाण शून्य हो मतलब शून्य जोड़ देते हैं तब भी हमारा ए ही सदिश आएगा। तो वह सदिश जिनका परिमाण तो शून्य है और दिशा अनिश्चित हो, तो उसे शून्य सदिश कहते हैं। ये हमने यहाँ से शून्य सदिश का परिभाषा ही केवल लिख दिया गया है, तो ये आपको समझ में आ गया। दूसरी बात यहाँ पे गुणधर्म ही तो है, गुणधर्म ही तो परिभाषा होता है ना, इसलिए। अगला कह रहे हैं किसी भी सदिश में जीरो को घटाने
पर उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। सही बात है। कोई भी सदिश है, आप खुद देख लीजिए। मान लेते हैं यही सदिश ए है और इसमें हम जीरो को अगर घटा देंगे तो क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा? फिर भी तो यही सदिश आएगा ना। तो वही कह रहा है कि वह सदिश जिसमें मतलब किसी भी सदिश में जीरो को घटा देने पर भी उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, सेम टू सेम ही है। ठीक है ना। तो ये बात समझ के होंगे। तीसरी बात कह रहे हैं किसी भी सदिश को शून्य दिशा, ठीक है ना, शून्य सदिश से गुणा करने पर शून्य हो जाता है। मतलब सिंपल सी बात है कि किसी भी सदिश में अगर शून्य सदिश से गुणा करेंगे तो, ठीक है ना, शून्य सदिश का मतलब आप समझ ही गए होंगे। जैसे कि मान लेते हैं ये हमारे पास ए सदिश है और इसमें अगर हम शून्य से गुणा करेंगे तो ये शून्य आ जाएगा। तो किसी भी सदिश में अगर शून्य सदिश से गुणा करेंगे तो शून्य आ जाता है, तो वो शून्य हो जाता है। ये भी बात सही है। तो गुणा तो आप या तो ऐसे दर्शा सकते हैं, शून्य सदिश में ऊपर आप सदिश दिखा सकते हैं, तो या तो ऐसे कर दें, या आप गुणा दो प्रकार से होता है। या तो आप ये सदिश ए है और यहाँ पे बिंदु डालकर और यहाँ पे ओ लिख दें, ओ मतलब ओ नहीं जीरो लिख दें, तो ये हमारा हो जाएगा शून्य। तो गुणा दो प्रकार से होता है, एक तो डॉट के रूप में, ठीक है ना, और एक हमारा क्या होता है, एक तो डॉट के रूप में होता है और एक हमारे सदिश के रूप में होता है। ठीक है ना। एक हमारा डॉट के रूप में होता है और एक हमारा सदिश के रूप में होता है। अगर डॉट के रूप में डॉट डॉट गुणा होता है तो ये ऊपर सदिश का चिन्ह नहीं आएगा, ठीक है ना। परंतु अगर गुणा का चिन्ह से आप कर रहे हैं तो सदिश के ऊपर मतलब कोई भी राशि है उसके ऊपर एरो का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है ना। ठीक है, इतनी बात आप समझ के होंगे। ठीक है ना। जैसे यहाँ पे ना ये होता है दोस्त कि जैसे ये जो गुणा हुआ है ना ये सदिश गुणन हुआ है, ठीक है ना, सदिश गुणा यहाँ पे हुआ है। और ये जो गुणा होता है जो इस तरीके से गुणा का चिन्ह से हम अगर गुणा कराते हैं तो ये अदिश गुणन हुआ है। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो हुआ है ये सदिश गुणन हुआ है, सदिश गुणा हुआ है। और यहाँ पे ये जो गुणा हुआ है ये अदिश गुणा हुआ है, अदिश गुणा हुआ है। आशा करता हूं समझ के होंगे। स्क्रीनशॉट हो ही गया और थोड़ा सा बचा हुआ है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना। अगला हमारा आता है अंतिम जो है एकांक सदिश, जिसे हम इकाई सदिश के नाम से जानते हैं। बहुत ही सिंपल पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझेंगे कि ऐसा सदिश जिनका परिमाण एकांक हो उसे एकांक सदिश कहते हैं। मतलब ऐसा कोई भी सदिश जिनका क्या है परिमाण क्या हो एकांक हो तो उसको हम क्या कहेंगे, एकांक सदिश कहते हैं। ठीक है ना। उसको हम क्या कहते हैं, एकांक सदिश कहते हैं। ठीक है ना। तो ये आप याद रखेंगे, ऐसा सदिश जिनका परिमाण एकांक हो उसे एकांक सदिश कहते हैं। ठीक है। यहाँ पे अभी हम उसको बताएंगे, एग्जाम्पल समझा देंगे। ठीक है ना। बट यहाँ पे नोट्स में कुछ पॉइंट लिखे गए हैं, ये भी समझ लीजिए कि ये जो एकांक सदिश है यह दिशा केवल मतलब यह सदिश केवल दिशा बताता है। मतलब एकांक जो सदिश है ना केवल उसकी दिशा बता सकता है कि किस ओर है, उसकी परिमाण नहीं बता सकता। ठीक है ना। अब उसके बाद यहाँ पे याद रखेंगे जो एकांक सदिश है तो उसको ए के ऊपर मतलब इस तरीके से कैप हम ऊपर लगाते हैं। जैसे कि ए और यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे ऊपर इस तरीके से कैप लगेगा, ये हटा दीजिए, तो ये कैप लगता है इस तरीके से। ठीक है ना। इसको हम क्या पढ़ेंगे, ए कैप पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे जी, ए कैप। तो ए कैप हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि ऐसा सदिश जिसका परिमाण एकांक हो, एक हो, तो उसे हम एकांक सदिश कहते हैं। जैसे कि मतलब मान लेते हैं ये कोई सदिश है जिसकी लंबाई मान लेते हैं 6 मात्रक है, 6 मात्रक। ठीक है ना। 6 मात्रक का मतलब कि मान लेते इसकी लंबाई मीटर में हो सकता है 6 मीटर, या मिलीमीटर में हो सकता है 6 मिलीमीटर हो सकता है। ठीक है ना। या सेंटीमीटर में भी हो सकता है। तो इसलिए हमने मात्रक को बताया नहीं कौन सा है, बट कुछ भी है, मान लेते हैं 6। तो ये 6 क्या है, 6 ये क्या है, ये इसका परिमाण है, इसकी लंबाई 6 है। अब इसको मान लेते हैं 6 बराबर भागों में हम तोड़ दें इसको। अगर हम 6 बराबर भागों में तोड़ देंगे तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया।
तो देखिए एक 6 मात्रक है, मतलब 6 मान लेते हैं 6 मीटर है, तो 1-1 मीटर में हमने तोड़ दिया, 1-1 मीटर में तोड़ दिया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा कि ऐसा कोई भी सदिश जिसका परिमाण जो हो एकांक हो जाए। तो अब ये पहले तो 6 था, बट अब सभी का 1-1 हो गया है, सभी का 1-1 हो गया है। तो ऐसा सदिश जिसका परिमाण एकांक हो तो उसे ही को हम क्या कहते हैं, एकांक सदिश या इकाई सदिश कहते हैं। तो यही बात है जी यहाँ पे। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम इतना ही रहने देते हैं। आज के इस वीडियो में हमने सदिशों का निरूपण और सदिशों के प्रकार पर डिस्कस किया है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मात्र मैं 2 बातें कहूँगा, यहाँ पे ध्यान से समझ लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको सिंपल वे में यहाँ पे समझाया गया है तो एक दिल वाली रेड इमोजी आपको भेज देनी है, एक दिल वाली रेड इमोजी आपको भेज देनी है। दूसरी बात, अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता, जैसे मान लेते हैं एकांक सदिश नहीं आ रहा है, तो यूट्यूब पे लिखिएगा एकांक सदिश और ब्रदर सर लिखकर सर्च कर लीजिएगा, वीडियो हमारे मिल जाएंगे। अगर आप हमसे चैप्टर वाइज क्लास 11 का फिजिक्स केमिस्ट्री की पढ़ाई करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं। हाँ जी, चैनल पे नए होंगे ना, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सपोर्ट की आवश्यकता है दोस्तों, कर दीजिएगा, कहीं वीडियो मिल जाएंगे। यहाँ पे हमारे आता है टॉपिक सदिश संयोजन के नियम। तो याद रखेंगे कि सदिश संयोजन के कितने नियम होते हैं, याद रखेंगे 3 नियम होते हैं। कितने? 3 नियम होते हैं सदिश संयोजन के, जिसमें से पहला हमारा है जो है त्रिभुज का नियम, दूसरा है हमारा बहुभुज का नियम और तीसरा है हमारा समांतर चतुर्भुज का नियम। चलिए अब एक एक करके हम सबसे पहले त्रिभुज के नियम को समझेंगे, फिर बहुभुज के नियम को, फिर समांतर चतुर्भुज के नियम को भी समझेंगे। ठीक है, रेडी हैं आप? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए तो हम आते हैं सबसे पहले अपने नियम पे, जो है त्रिभुज का नियम। अब त्रिभुज का नियम क्या होता है, तो ये नियम हमने यहाँ पे लिख दिया है। इस नियम के अनुसार हमें ये बात बताया जाता है कि यदि 2 सदिश, यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, यदि 2 सदिश समान दिशा में, ठीक है ना, त्रिभुज के 2 क्रमागत भुजाओं को व्यक्त करते हैं, तो उनकी तीसरी जो भुजा होगी वो याद रखेंगे विपरीत दिशा में होगी। देखिए यदि 2 सदिश है ना, वो समान दिशा में होंगे, परंतु जो तीसरी जो सदिश होगा या तीसरी जो भुजा होगी वो विपरीत दिशा में होगी, उनके परिमाण को व्यक्त करती हैं। मतलब सिंपल से ये कहा गया कि यदि 2 सदिश समान दिशा में त्रिभुज के 2 क्रमागत भुजाओं को व्यक्त करता है या प्रदर्शित करता है, तो उसकी तीसरी जो भुजा होगी वो उनके परिमाण को व्यक्त करेगी। हमें जानता हूं कि अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, आप परेशान ना हो, आपको हम डिटेल में समझाएंगे। जब तक आपको समझ में ना आए तब तक हम समझाएंगे आपको, आप परेशान ना हो। सबसे पहली बात, यहाँ पे एक चीज आ रहा है, उसको पहले समझ लीजिए, फिर हम डिटेल में आएंगे। अच्छा, यहाँ पे एक समस्या ये आ रही है, यहाँ पे कह रहा है कि समान दिशा, 2 सदिश समान दिशा में, और यहाँ पे कह रहा है कि तीसरी जो भुजा होगा वो विपरीत दिशा में। तो विपरीत और समान का मतलब थोड़ा सा समझ जाइए। जैसे कि ये एक त्रिभुज है, ठीक है ना, ठीक है, सॉरी त्रिभुज नहीं, ये एक हमारे पास सदिश है, ऐसे चला गया। अब दूसरा जो सदिश है सपोज दैट ऐसे चला जा रहा है, तो ठीक है ना, दूसरा पहला इस तरीके से गया, फिर से इधर से फिर से दूसरा सदिश ऐसे चला गया। तो ये जो मान लेते हैं ये A सदिश है और ये मान लेते हैं B सदिश है, तो हम इन दोनों को कहेंगे कि ये समान दिशा में है, समान दिशा में है, ठीक है ना, समान दिशा में है। अब आप कहेंगे सर कैसे, ये तो इधर चला गया, ये तो इधर जा रहा है। तो भैया इससे मतलब ये होता है ना कि अगर मान लेते हैं ये इस तरीके से है और कोई इस तरीके से फिर से दूसरा ये सदिश है, तो ये भी समान दिशा में होगा, ठीक है ना, ये आप याद रखेंगे। अब विपरीत दिशा का मतलब ये होता है कि मान लेते हैं सपोज दैट ये एक सदिश राशि है, ठीक है, मतलब ये एक मान लेते हैं हमारे पास सदिश है और जस्ट इसके विपरीत कोई एक और सदिश आ रहा है, तो ये हमारा A सदिश है और ये हमारा B सदिश है, तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे। जैसे कि मान लेते हैं, जैसे आप एक इस तरीके से चला जा रहा है, एक सदिश A है, फिर से मान लेते हैं सपोज दैट ये सदिश है, मान लेते हैं ये सदिश हमारे पास B है, और इसके बाद ये मान लेते हैं तीसरा यहाँ से सदिश गया और इस तरीके से यहाँ पे मिल जा रहा है। तो देखिए ये जो हमारा पहली जो भुजा होगा, देख लीजिए पहली भुजा है, तो पहली भुजा का देखिए इतनी बात आपको पता होगा कि ये एक सदिश है,
तो इसको हम पूंछ कहते हैं, ये हमारा सिरा है, ये हमने पहले लेक्चर में बताया था। तो देखिए पूंछ है ये क्या है, सिरा है, ये क्या है, सिरा है, इतनी बात हम जानते हैं। तो देखिए इसका जो पूंछ है, पहले का पूंछ है, ये सिरा है, फिर से यहाँ से पूंछ से ही स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे सिरा आया है। परंतु अब देखिए यहाँ पे सिरा आया है ना, फिर से यहाँ से पूंछ होता तब ना, ये देखिए इसके जस्ट विपरीत चला गया है, ये भी चला गया इस तरीके से। तो जब दो सिरा आपस में मिल रहे हैं तो इसका मतलब ये दोनों क्या है, ये विपरीत क्या है, इनकी दिशा है। मतलब ए और बी समान दिशा में है, परंतु हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी ये मान लेते हैं सी जो सदिश है ये विपरीत दिशा में है। किसके तुलना में, इसके तुलना में, इसके तुलना में विपरीत दिशा में है। यदि सपोज डेट मान लेते हैं ये हमारा ए सदिश है इस तरीके से, अब बी सदिश सपोज डेट इस तरीके से है, तो ये भी हमारा समान सदिश ही होगा। परंतु इस तरीके से अगर मिल जाए कि मान लेते इस तरीके से जा रहा है और एक सदिश ऐसे आ गया, तो ये विपरीत दिशा में हो जाएंगे। तो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे कि समान दिशा का मतलब क्या होता है, विपरीत दिशा का मतलब क्या होता है सदिशों में। चलिए सदिशों में इतनी बात समझ गए। जब तक आप डीप में नहीं समझेंगे दिक्कत होगा, इसलिए हम अपने अच्छे तरीके से मैंने समझाने का प्रयास किया है। यहाँ पे कह रहे हैं यदि दो सदिश समान दिशा में त्रिभुज के दो क्रमागत, तो देखिए सबसे पहली बात सपोज डेट अगर मैं यहाँ पे फिगर से बनाकर समझाऊं, सपोज डेट ये एक हमारे पास एक भुजा है, ठीक है, त्रिभुज का, दूसरा ये हमारी भुजा है, देख लीजिए ये त्रिभुज का एक हमारे पास भुजा है। इसको थोड़ा सा अच्छे से मैं इस तरीके से बना दे रहा हूँ। ये त्रिभुज का एक हमारे पास भुजा है, दूसरा भुजा मान लेते हैं इस तरीके से है, दूसरी भुजा इस तरीके से है, ठीक है ना। भुजा का मतलब मान लेते हैं ये एक हमारा सदिश है जो है ए, ये हमारे पास ये ए सदिश है, ये हमारे पास जो सदिश है ये मान लेते हैं बी है, और तीसरा जो हमारे पास सदिश है सपोज डेट ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, जैसे कि ये जाकर यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है ना, ये यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है, मतलब ये ज्वाइंट ही हो गए हैं, ठीक है ना। इसको मैं आगे ही बढ़ा दे रहा हूँ, यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पे मिल रहे हैं। आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे। मतलब यहाँ पे ये है कि ए भुजा और बी भुजा ये दो, ये एक त्रिभुज के टाइप सा बन गया कि नहीं। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि यदि दो सदिश समान दिशा में, देखिए ये समान दिशा में है कि नहीं, ये इधर है, फिर से इसके सिर से पूंछ जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। सिर अगर मिलेंगे तब ना विपरीत होगा जी। अगर सिर है और फिर से यहाँ से पूंछ स्टार्ट हो रहा है तो ये समान दिशा में ही है। तो देखिए सिर के पास से पूंछ स्टार्ट हुआ है, इसका मतलब ये ए और बी समान दिशा में है। तो यदि दो सदिश समान दिशा में त्रिभुज के दो क्रमागत भुजाओं को व्यक्त करते हैं, तो उसमें से तो उसकी जो तीसरी जो भुजा होगी वो क्या होगी, इन दोनों सदिशों के परिमाण को व्यक्त करेगी। तो इसके परिमाण को मान लेते हैं सपोज डेट आर, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ए सदिश प्लस बी सदिश, ये इसका परिमाण हो जाएगा। समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं। यदि दो सदिश समान दिशा में त्रिभुज के दो क्रमागत भुजाओं को व्यक्त करता है, तो इसकी जो तीसरी भुजा होगी वो इसके परिमाण को व्यक्त करेगा। किसका, इसके परिणामी, मतलब इसके परिणामी को व्यक्त करेगा, इसकी जो तीसरी भुजा है। और देखिए तीसरी जो भुजा है ये विपरीत दिशा में है कि नहीं, इसलिए यहाँ पे हमने विपरीत दिशा में लिखा हुआ है। तो आशा करता हूं आप समझ के होंगे। त्रिभुज का नियम में हमें यही बात बताया गया, यदि दो सदिश समान दिशा में त्रिभुज के दो क्रमागत भुजाओं को व्यक्त करता है। यहाँ पे तीन भुजा हैं, एक, दूसरा और तीसरा। तो यदि दो सदिश समान दिशा में त्रिभुज के दो क्रमागत भुजाओं को व्यक्त करता है, तो इसकी तीसरी भुजा जो विपरीत दिशा में है वो इसके परिणामी को व्यक्त करेगा। अब परिणामी कैसे निकालेंगे, तो सदिश ए और सदिश बी को जोड़ देंगे, तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, उसका परिणामी निकल जाएगा। आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे, ठीक है ना, आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। अब देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है, थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। इस पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है ये आप समझ लीजिए, ठीक है ना।
चलिए मैं आपको एक फिगर से समझाता हूं। जैसे क्वेश्चन ये पूछा लिया जाता है कि जैसे यहाँ पे मैं फिगर से समझा रहा हूँ, जैसे यहाँ पे इस तरीके से दे देगा, बात को आप समझिएगा नहीं तो दिक्कत होने लगेगी फिर से। ये यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। तो देख लीजिए ये एक त्रिभुज टाइप का हो गया है। इसमें जो ए सदिश है, ये ए सदिश है, इसका मान दे दिया ए सदिश का, मतलब सदिश ए का जो यहाँ पे वैल्यू दे दिया। मान लेते हैं ये ए सदिश है, ए सदिश है, और ए सदिश का वैल्यू दे दिया 2i कैप प्लस 3j कैप। ये हमारा ए सदिश का मान दे दिया। और यहाँ पे ये सपोज डेट ये बी सदिश का मान दे दिया है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इस तरीके से मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये हमारे पास बी सदिश का, यहाँ पे बी सदिश का मान दे दिया है। सदिश के लिए ऊपर हम लगाते हैं चिन्ह, तो ये बी सदिश का मान दे दिया, मान लेते हैं 5i कैप प्लस 3j कैप, ये दे दिया। तो देखिए जब हमारे पास दो सदिश दिया है तो तीसरी हमें सदिश कहेगा कि इसका मान हमें बताइए, इस तीसरे का, इसका। तो हमने ये बताया था ना कि जब दो सदिश समान दिशा में हो तो जो तीसरी जो सदिश होता है जो विपरीत दिशा में होता है ना, ये इसके परिमाण को व्यक्त करता है। तो परिणामी को व्यक्त करेगा। तो परिणामी कैसे निकालते हैं तो समझिएगा। इसका अगर हमें परिणामी निकालना है तो देखिए इसमें भी आई कैप और जे कैप दिया है, इसमें भी 5i कैप जे कैप दिया है। तो दो सदिश यहाँ पे दो कैप दिखाई दे रहा है ना। तो देखिए कुछ नहीं निकालते हैं, जो हम यहाँ पे r लिख देते हैं। r क्या है? परिणामी है। तो r इक्वल टू, अब देखिए हम क्या करते हैं, i वाले को i वाले के साथ जोड़ते हैं, j वाले को j वाले के साथ जोड़ देते हैं, ठीक है ना। जैसे कि a प्लस b हमने किया था, तो ऐसे ही a का मान अब b के मान को जोड़ देंगे। तो a का मान है 2i कैप और b का मान है 5i कैप। 2 और 5 कितने होते हैं? 7। तो ये हमारे कितने हो जाएंगे? ये हमारे 7i कैप हो जाएगा और प्लस 3j कैप, और यहाँ पे 3j कैप है तो 3 3 6 हो जाएगा, तो 6j कैप हो जाएगा। तो ये इसकी क्या हो जाएगी? परिणामी हो जाएगी, परिणामी इसका हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसका परिणामी निकलता है जी, ठीक है ना। इस तरीके से क्या होता है, जो ये हमारी त्रिभुज है इसकी परिणामी निकलता है तीसरी भुजा का। तो आशा करता हूं आप समझ के होंगे। अब कभी कभी देखिए इस तरीके से क्वेश्चन अगर आपको देगा और कहेगा इसकी परिणामी निकालिए, तो आप निकाल सकते हैं, तीसरी भुजा का परिणामी निकालने को कहे तो। परंतु कभी कभी ऐसे क्वेश्चन घुमा कर भी कहता है, कह देगा इस तरीके से, आप ये भी समझ लीजिए, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं थोड़ा सा अधिक समय दे रहा हूं। देखिए जैसे सपोज डेट ऐसे त्रिभुज बना दिया, बात को आप डिटेल में समझिएगा, ठीक है। यहां पे देख सकते हैं, तो ये हमारा ए भुजा, यहाँ पे ए भुजा है, ए सदिश है, ये बी सदिश है, ये सी सदिश है। यहाँ पे हमें सदिश का मान नहीं दिया और यहाँ पे हमें बिंदु दे देता है, जैसे कि 2 और 3 ऐसे बिंदु दे देगा, निर्देशांक दे देगा। यहाँ पे 2 3 दे दिया, यहाँ पे 5 6 दे दिया, यहाँ पे मान लेते हैं 7 8 दे दिया। तो इस तरीके से बिंदु दे देता है और कह देगा ना कि तीसरे सदिश का या तीसरी भुजा का परिणामी निकालिए। क्या निकालिए? तीसरी भुजा का परिणामी निकालिए। तो बताइए हमें तो निर्देशांक दे दिए हैं, तो कैसे हम परिणामी निकाल पाएंगे? अगर हमें सदिश का मान दे दिया होता डायरेक्ट तो हम इस तरीके से निकाल देते हैं, परंतु अब हमें सदिश का मान नहीं दिया है। तो सबसे पहले हम सदिश का मान निकालेंगे। कैसे निकालते हैं ये समझिएगा। अच्छा, मैं आपसे पहले इसकी पूछूं कि ये पहली जो नीचे वाली है इसकी पूंछ कौन सी है और सिरा कौन सा है? तो ये इसकी पूंछ है जी, और ये इसकी सिरा है। आप देख सकते हैं ये इसकी सिरा है ना। तो देखिए हम क्या करते हैं ना, सिरे वाले से पूंछ वाले को घटा देते हैं, ठीक है ना। तो देखिए पहला इसका अंक है 5 और इसमें पहले अंक है 2। तो हम क्या करेंगे, 5 में से 2 को घटाएंगे। तो 5 में से 2 घट गया तो कितना आएगा? 5 में से 2 गया तो 3 आएगा। तो मतलब हम ए सदिश का यहाँ पे वैल्यू अगर लिखे तो ए सदिश का वैल्यू क्या आ जाएगा? 5 में से 3 गया तो 5 में से 2 गया तो कितने बचा? 3 बचा। तो 3 हमने लिख दिया। अब पहले के लिए हम क्या लिख देते हैं? आई, ठीक है ना।
अब फिर से हमारा आता है दूसरा है 6 में से 3 चला गया तो कितना हो जाए 3 बचा ना, तो फिर से हम क्या प्लस 3 जे कैप लिख देंगे, ठीक है ना। 3i कैप 3j कैप हमने लिख दिया, समझ रहे हैं। उसी प्रकार अब हम इस वाले को निकालें तो देखिए इसका ये पूंछ है, ये वाला सिरा है, तो सिरे वाले में से पूंछ वाले को घटाएंगे तो 7 में से 5 चला गया तो b सदिश का मान कितना हो जाएगा, इस तरीके से लिख दे रहा हूं। 7 में से 5 चला गया तो 2i कैप, 8 में से 6 चला गया तो 2j कैप, ये हमारा हो गया। अब देखिए जब इन दोनों का मान हमारे पास निकल गया तो चुपचाप हम इन दोनों को जोड़ देंगे, तब भी हमारा जो वैल्यू आएगा, चाहे हम इन दोनों को ऐसे ही निकाल ले तब भी वैल्यू के बराबर आएगा। इससे ये सिद्ध भी हो जाएगा। देखिए कैसे, अगर हम ये देखिए इसके लिए, ये तीसरी वाली भुजा के लिए ये तो पूंछ ही है ना, ये वाला इसका सिरा है, यही वाला सिरा है, तो सिरे वाले में से पूंछ वाले को घटाएंगे तो 7 में से 2 चला गया, कितना बचा, 7 में से 2 चला गया तो कितना बचा, तो 5i कैप बचा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। 8 में से 3 चला गया तो कितना बचा, 8 में से 3 चला गया तो 5j कैप बचा, यही ना बचे जी। तो देख लीजिए ये हमारा परिणामी निकल गया है। तो ये हमने तीनों के लिए सदिश का मान हमने निकाल लिया। अगर हम कहें कि इन दोनों सदिशों का ये परिणामी है तो अगर ऐसे अगर निकालें तो हम क्या कर रहे थे, ए और बी को जोड़ दे रहे थे तो परिणामी निकल रहा था। तो इसमें भी आप जोड़ कर देख लीजिए, ए है और ये बी का मान है, इन दोनों को जोड़ कर देखेंगे तो इतना आ जाएगा। अगर आ जाता है तो ये तरीका सही है, इसका मतलब प्रूफ हो गया कि त्रिभुज का नियम सही है। तो इसीलिए अगर हम देखें तो 3i कैप और 2i कैप, 3 2 5i कैप हो गया तो 5i कैप यहाँ पे है, 3j कैप और 2j कैप, 5j कैप है तो यहाँ पे देखिए 5j कैप है। इसका मतलब ये नियम क्या है, ये सही हो गया, ये प्रूफ हमने यहाँ पे कर दिया है, ये हमने क्या कर दिया, यहाँ पे प्रूफ कर दिया। अब इतना ही आपको लिखना था, इसका मतलब यही था जी। इसमें ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा कि एक आपको फिगर दे देगा, उसमें 2 सदिश का मान दे देगा, तीसरी भुजा का कहेगा कि परिणामी ज्ञात कीजिए, तो आपको करना पड़ेगा। कभी इस टाइप से क्वेश्चन कर दे देगा, 2 सदिशों का मान देगा ऐसे निकालने को, कभी कभी सदिश का वैल्यू 9 देकर बिंदु निर्देशांक बिंदु दे देगा और कहेगा कि इन दोनों सदिशों का अपरिणाम मतलब 2 भुजाओं का सदिश और तीसरे का परिणामी निकालिए। तो ऐसे आपसे कहता है। मैं आशा करता हूं कि क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे, इस टाइप से क्वेश्चन दिया जाए तो। मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, एक यहाँ पे देख लीजिए, एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे दे रहा हूं, एक सदिश, दूसरा सदिश और तीसरा ये सदिश। यहाँ पे ए का, यहाँ पे हम बिंदु दे रहे हैं 5 6, यहाँ पे 7 8 और यहाँ पे हम दे रहे हैं 8 5, ऐसे हमने दे दिया। अब हम आपसे कह रहे हैं कि भैया सदिश ए का वैल्यू आपको ज्ञात करना है, कितना होगा, सदिश बी का वैल्यू आपको ज्ञात करना है, कितना होगा, और इसका परिणामी आपको ज्ञात करना है, कितना होगा। ये आपको करके अगर आपको आ जाता है अच्छे से तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सर हमने ये क्वेश्चन पहले नंबर का क्वेश्चन किया हुआ है, ठीक है ना, इतना कमेंट कर देंगे। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। एक डाउट यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट पूछ लेते हैं, वो भी मैं आपको बता दूं। कहते हैं कि सर 2 निर्देशांक दिए गए हैं, अगर मान लेते 3 दिया होता, जैसे 2 3 और 5 दिया होता, यहाँ पे मान लेते 6 7 8 दिया होता, अगर 3 करके दिया होता तो हम i j तो ले लेंगे, उसके बाद क्या लेंगे, तो i ले लिए, फिर j लेंगे, फिर k लेकर दिखाते हैं। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ? मैं आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है बहुभुज का नियम। अब बहुभुज का नियम क्या होता है, इसका मतलब क्या है ये भी समझ लीजिए। बहुभुज का मतलब नियम यही है कि यदि सदिश, देखिए यदि सदिश बहुभुज के क्रमागत भुजाओं को, क्रमागत भुजाओं का मतलब एक साथ जुड़ी हुई भुजा है और वो भी समान दिशा में होनी चाहिए। तो यदि सदिश बहुभुज की क्रमागत भुजाओं को व्यक्त करें तो उसकी बंद करने वाली भुजा, बंद करने वाली भुजा ही क्या होती है, विपरीत दिशा में। तो बंद करने वाली जो भुजा होगी, जो विपरीत दिशा में होगी, वो उसके परिणामी को व्यक्त करेगा। सिंपल सी बात है कि यदि 2 सदिश हैं तो इन दोनों a
अभी जो दो सदिश है तो इसकी जो बंद करने वाली जो भुजा होगी ना, ये इसकी परिणामी को व्यक्त करेगा। बात सही है बिल्कुल। ये इसके क्या करेगा, इसके परिणामी को व्यक्त करेगा। सदिश ए प्लस सदिश बी, ये इसके परिणामी को व्यक्त करेगा। तो यही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि सदिश बहुभुज के दो क्रमागत। अब यहाँ पे तीन ही हम भुजा ले रहे थे, अगर हम बहुभुज कह दिया ना तो इसका मतलब बहुत सारी भुजाएं यहाँ पे हम लेंगे। तो बहुत सारी भुजाओं को लेंगे तो उसके लिए क्या हो जाएगा ये हम समझ लेते हैं, ठीक है ना। उसके लिए हम समझ लेते हैं, जैसे कि सपोज डेट अगर हम आपसे कहें, जैसे कि एक एग्जांपल से समझा देते हैं। जैसे ये हमारे पास एक भुजा हम ले रहे हैं, ये हमारा पहला सदिश हो गया, यह हमारा दूसरा सदिश हो गया, यह हमारा तीसरा सदिश सपोज डेट हो गया, यह हमारा चौथा सदिश हो गया, और इसकी बंद करने वाली भुजा यह हमारी हो जाएगी, यह हमारी पांचवी भुजा हो गया। देख लीजिए, ये हमारे पास सपोज डेट मान लेते हैं ऐसे कि ये हमारे पास सदिश है जो है ए, ये हमारे पास सदिश है मान लेते हैं बी, ये सदिश है सी, और ये सदिश है जो है डी। तो इन देखिए यहाँ पे देखिए कह रहा है ना सदिश बहुभुज के क्रमागत भुजा। बहुभुज मतलब यदि ये जो सदिश हैं ये बहुभुज मतलब बहुत सारी भुजाएं हैं, तो यदि क्रमागत भुजा हो, क्रमागत हुआ मतलब एक साथ जुड़ी हुई हैं वो भी समान दिशा में, देख रहे हैं ना। देखिए सिर के पास पूछ आया है तो ये क्रमागत है, इसके बाद ये जुड़ा, समझ रहे हैं ना, ये इस तरीके से जुड़ रहे हैं। तो देख रहे हैं ना, सिर के पास से पूछ स्टार्ट हुआ है, फिर सिर के पास से पूछ स्टार्ट हुआ है, सिर के पास से पूछ स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे सिर आ गया। अब देखिए यहाँ से सिर के साथ सिर जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ए बी सी डी ये सभी क्रमागत भुजाएं हैं, मतलब एक साथ समान दिशा में इनकी भुजाएं हैं। तो ये कह रहा है यदि सदिश बहुभुज के क्रमागत भुजा मतलब समान दिशाओं में व्यक्त करे, क्रमागत भुजाओं को व्यक्त करें, तो इसकी जो बंद करने वाली भुजा होगी, इसकी जो बंद करने वाली भुजा होगी वो उसकी परिणामी को व्यक्त करेगा। तो बंद करने वाली भुजा यही ना है जी, तो बंद करने वाली जो भुजा होगा वो इसके परिणामी को व्यक्त करेगा। और परिणामी के लिए हम त्रिभुज के नियम से भी जानते हैं कि ए बी सी डी सभी को जोड़ देते हैं सदिशों को, तो इसमें भी वैसा ही करेंगे। परिणामी को ज्ञात करना है तो सदिश ए प्लस सदिश बी प्लस सदिश सी प्लस सदिश डी, और भी भुजाएं होंगी तो और भी भुजाओं को हम जोड़ देंगे। तो इस तरीके से हम क्या निकालते हैं जी, परिणामी निकालते हैं, समझ रहे हैं। तो यदि इस तरीके से हमारे पास चतुर्भुज यहाँ पे बहुत सारी भुजाएं दिए जाएं और एक का परिणामी निकालने को कहें, तो जो भी समान दिशाओं में जो भुजाएं हैं ना इन सभी को जोड़ देंगे तो हमारी परिणामी निकल जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल से समझाना पड़ेगा कि आप समझ गए हैं। चलिए एक एग्जाम्पल से हम समझा देते हैं, यहाँ पे समझ में आनी चाहिए आपको। जैसे कि सपोज डेट ये हमारी पहली भुजा है, ये दूसरी भुजा है, ये तीसरी भुजा है, ये हमारी चौथी भुजा है, और ये हमारा अंतिम जो है ये बंद करने वाली भुजा है जो है पांचवी भुजा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये ए सदिश है, जो ए सदिश का यहाँ पे मान दे दिया है, ए सदिश का मान दे दिया है कि 2i कैप प्लस 3j कैप, ठीक है ना। यहाँ पे बी सदिश का जो वैल्यू दे दिया है वो 3i कैप प्लस 2j कैप दे दिया है। यहाँ पे जो सी हमारा सदिश है इसका मान दे दिया है 3i कैप प्लस 5j कैप दे दिया है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे डी का जो डी हमारे पास सदिश है इसका जो मान दे दिया है वो 2i कैप प्लस 4j कैप दे दिया है। और यहाँ पे देखिए चार सदिश दे दिए, हमसे इसका परिणामी पूछा जा रहा है कि इसका परिणामी बताइए क्या होगा इसका परिणामी। तो परिणामी इस वाली विपरीत दिशा में जो है इसकी परिणामी ज्ञात करेंगे। तो क्या करेंगे जी, आई 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 ये सभी देखिए समान दिशा में है, समान दिशा में है कि नहीं, समान दिशा में, तो सभी को जोड़ देंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, इसका अगर निकालना है तो हम ऐसे ही करेंगे ना, ऐसे ही परिणामी निकालने के लिए R इक्वल टू सदिश A प्लस सदिश B प्लस सदिश C और प्लस सदिश D, ऐसा ही करेंगे। अगर हम इसको जोड़ें तो देख लीजिए डायरेक्ट कर रहे हैं तो R इक्वल टू, अब देखिए सभी का आई को देखते हैं, 2i के फिर 3i के, तो 2 3 5 5 3 8 8 2 10 हो गया।
तो इसका मतलब 10 आई कैप हो गया। और उसके बाद 3 2 5 5 10 10 4 14 और 14 क्या हो गया, जे कैप हो गया। तो 14 जे कैप ये जो हमारा निकला यहाँ पे, ये जो हमारा निकला है यही क्या हो जाएगा, इसका परिणामी हो जाएगा, इसका परिणामी हो जाएगा इस वाली विपरीत दिशा में जो भुजाएं हैं इसका। तो यही हमसे कहा जा रहा है कि यदि सदिश बहुभुज के बहुत सारी मतलब बहुभुज के क्रमागत भुजाओं को व्यक्त करता है तो इसकी जो बंद करने वाली भुजा होगी वो उसकी परिणामी को व्यक्त करता है। ठीक है ना। तो मैं आशा करता हूं आप समझ के होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए अगला हमारा आता है तीसरा जो है नियम, जो है अंतिम, जो है समांतर चतुर्भुज का नियम। अब समांतर चतुर्भुज का नियम क्या है ये भी हम समझ लेते हैं। बहुत ही सिंपल है, ज्यादा हार्ड नहीं है ये भी। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल है। देखिए यहाँ पे कह रहा है यदि दो सदिश, यहाँ पे यदि दो सदिश ए और बी, यहाँ पे इस तरीके से रहेगा, यदि दो सदिश ए व बी समांतर चतुर्भुज के दो भुजाओं को व्यक्त करता है तो इसका जो विकिरण होगा ना वो उनके परिणामी को व्यक्त करेगा। इसमें जो इसका विकिरण होगा वो परिणामी को व्यक्त करेगा। जैसे कि एग्जांपल से अगर हम आपको समझाएं तो समझ जाइए। ठीक है ना, अगर हम इसको एग्जांपल से समझाएं तो ऐसे आप समझिए। देखिए यदि दो सदिश ए व बी समांतर चतुर्भुज के दो भुजाओं को व्यक्त कर रहा है, सपोज दैट ऐसे हम मान लेते हैं कि हमारे पास दो भुजा है, एक हमारा ये भुजा है या हम कह सकते हैं एक हमारे ये सदिश है और एक हमारा दूसरा ये सदिश हमने मान लिया ये है। देखिए यदि दो सदिश, या सपोज दैट हम मान लेते हैं कि ये हमारा ए सदिश है और ये सपोज दैट हमने मान लिया कि ये हमारे पास बी सदिश है। तो यदि दो सदिश ए व बी समांतर चतुर्भुज के दो भुजाओं को व्यक्त करता है। समांतर चतुर्भुज का मतलब ऊपर नीचे आमने सामने के, मतलब आमने सामने की भुजा समान हो। तो अगर हम ऐसे ही मान लेते हैं कि ये ए सदिश है, इसके सामने की जो भुजा होगी वो इसके इक्वल होगी। तो सपोज डेट यही सेम टू सेम भुजा हम यहाँ पे बना देते हैं, ऐसा ही सेम टू सेम। ठीक है ना, समांतर चतुर्भुज का तो यही मतलब हुआ ना कि आमने सामने की भुजा इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो जो इसके सेम टू सेम यही है तो इसको भी तो ए सदिश ही कहेंगे ना, क्योंकि ये दोनों एक समान ही है। और जो ये है इसके समान जस्ट हम यहाँ पे बना देते हैं तो हम इसको क्या कहेंगे जी, इस टाइप से हम बना देते हैं। चलिए इधर थोड़ा बहुत हो सकता है इधर उधर। चलिए तो ये हमारा देखिए ये हमारा ए हो गया तो ये भी बी बी हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब ये हमारा समांतर चतुर्भुज बन गया है। तो इसका मतलब हम ये करेंगे एक समांतर चतुर्भुज है तो यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि यदि दो सदिश ए व बी चतुर्भुज के, मतलब यदि दो सदिश ए व बी समांतर चतुर्भुज के दो क्रमागत भुजाओं को व्यक्त करते हैं तो इसका जो विकिरण होगा वो इनके परिणामी को व्यक्त करेगा। तो अगर विकिरण इसका कौन सा हो सकता है, विकिरण का मतलब अगर मान लेते हैं हम यहाँ से एक रेखा इस तरीके से खींच देते हैं। ठीक है ना, रेखा मतलब क्या, एक हम सदिश ही ले लेते हैं। सपोज दैट ये एक सदिश हमने यहाँ पे खींच लिया, एक सदिश ही हमने यहाँ पे खींच लिया ये इस तरीके से। इसको हमने मान लिया, इसको हम कह रहे हैं डी। ठीक है ना, इसको हम क्या कह दे रहे हैं, डी कह रहे हैं। ठीक है, या मोस्टली हम ज्यादातर परिणामी को आर से ही दर्शाते हैं ना, परिणामी को हम क्या करते हैं आर से ही दर्शाते हैं। तो हमने इसको मान लिया कि आर है तो यही इसका परिणामी होगा। देखिए यदि दो सदिश हैं, ठीक है ना, तो इसका ये परिणामी देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा। तो परिणामी ए व बी दो सदिशों का योग होता है परिणामी, तो सदिश ए प्लस सदिश बी हो जाएगा। तो इन दोनों का परिणामी क्या होगा, ये हो जाएगा आर इक्वल टू सदिश ए प्लस सदिश बी। यहाँ पे यही कहा रहा है यदि दो सदिश ए व बी समांतर चतुर्भुज के दो क्रमागत भुजाओं को व्यक्त करते हैं तो इसकी जो विकिरण होगा ना, इसका जो विकिरण होगा वो उसके परिणामी को व्यक्त करता है। यही यहाँ पे केवल कहा गया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होंगी।
देखिए ये टॉपिक बेसिक से इतना ही आपको जानना था, ठीक है ना, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। इतना आप तैयार कर लेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे जी, ठीक है ना। अदरवाइज पहले हम ये जानेंगे सदिशों का गुणा। तो देखिए यहाँ पे सदिशों का जो गुणा है ना, देखिए मैं अगर यहाँ पे ही लिख दूँ, ठीक है, यहाँ पे ही अगर मैं लिखना चाहूँ, चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखना चाहूँ सदिशों का गुणा। तो जो सदिशों का जो गुणा होता है वो दो प्रकार से किया जाता है, और वो दो प्रकार कौन कौन से हैं तो देख लीजिए। इसको सदिशों का जो गुणा होता है वो दो प्रकार से किया जाता है। कौन कौन से, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप। सबसे पहला जो है हमारा जो है सदिश गुणनफल, और दूसरा जो है हमारा जो है अदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल, ठीक है ना। तो ये हमारा सबसे पहला है सदिश गुणनफल, दूसरा है हमारा अदिश गुणनफल। अब यहाँ पे ये बात आता है दोस्त कि सदिश गुणनफल किसे कहते हैं और अदिश गुणनफल क्या होता है। यही हमारा मेन टॉपिक है, सदिश गुणनफल और अदिश गुणनफल। तो देखिए सिंपल सी बात है कि मान लेते हैं सपोज डेट दो सदिश हैं। एक सपोज डेट यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, ये दो सदिश है। एक मान लेते हैं ये सदिश ए है, ठीक है, और ये हमारा दूसरा सदिश है जो है हमारा मान लेते हैं बी है। ये दो सदिश है। तो यदि दो सदिशों का हम गुणा करते हैं ना, ठीक है, तो हमें जो देखिए यदि दो सदिशों को आपस में, मतलब ये कह सकते हैं कि यदि दो सदिश हैं और ये दोनों सदिश आपस में गुणा करते हैं तो जो हमें क्या प्राप्त होता है, हमें एक सदिश ही प्राप्त होता है। जब दो सदिश आपस में क्या करते हैं, गुणा करते हैं, तो उसके पश्चात हमें क्या प्राप्त होता है, यदि हमें सदिश प्राप्त होगा, सदिश एक प्राप्त होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम सदिश गुणनफल कहते हैं। अब परंतु यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि यदि दो सदिश ए और बी, यदि दो सदिशों का डॉट गुणनफल जो होता है वो क्या हो, यदि अदिश आए तो उस तरीके के उसको ही हम क्या कहेंगे, अदिश गुणनफल कहते हैं। मतलब यदि दो सदिशों का गुणा अगर सदिश आता है तो सदिश गुणनफल कहते हैं, और दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट है, मतलब डॉट को भी गुणा ही कहते हैं, तो गुणा करेंगे तो उससे जो अदिश अगर हमें प्राप्त होता है, सदिश नहीं अदिश प्राप्त होगा, तो उसे अदिश गुणनफल कहते हैं, ठीक है ना। अभी आपको सब समझ में आएगा, अभी तो हम ऊपर आपको लेके चले हैं। चलिए जी अब डीप में हम समझेंगे कि क्या कहने का मतलब है। सबसे पहले हमने इतना जान लिया कि सदिशों का जो गुणा होता है दो प्रकार से होता है, एक होता है सदिश गुणनफल, एक होता है हमारा अदिश गुणनफल। अब इसका हम डिटेल में मतलब समझेंगे। सबसे पहले हम सदिश गुणनफल को समझ लेते हैं। देखिए इसका परिभाषा ये होता है कि जब दो सदिश राशियां, ठीक है ना, जब दो सदिश राशियों को गुणा, यहाँ पे गुणा लिखा गया है, गुणा कराया जाता है, गुणा करने पर एक सदिश राशि प्राप्त होता है तो उसे सदिश गुणनफल कहते हैं। मतलब आप समझ गए कि जब दो सदिश राशियों को, जान लेते हैं यहाँ पे दो सदिश राशियां हैं, एक ये ए है और एक सपोज दैट ये बी है। तो जब दो सदिश राशियों का, ठीक है ना, यहाँ पे लिखा गया है कि जब दो सदिश राशियों का गुणा कराने पर हमें क्या प्राप्त होता है, एक सदिश राशि ही प्राप्त होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो ऐसे को हम क्या कहते हैं जी, ऐसे गुणनफल को हम क्या कहते हैं, सदिश गुणनफल कहते हैं। जब दो सदिश राशियों के गुणनफल से या गुणा से हमें एक सदिश राशि प्राप्त होता है तो उसे सदिश गुणनफल कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये बात आता है कि भैया अदिश गुणनफल किसे कहते हैं। तो देखिए जब दो सदिशों के गुणा से, गुणा मतलब गुणनफल, ये बिंदु से हम प्रदर्शित कर रहे हैं, अभी बताएंगे हम आपको। जब दो सदिशों का गुणा कराने पर यदि हमें अदिश राशि प्राप्त होता है तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं अदिश गुणनफल। इसको हम क्या कहेंगे, अदिश गुणनफल कहेंगे।
अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि सर सदिश अदिश कैसे पता चलेगा? तो जिसके ऊपर मान लेते हैं ये इस तरीके का चिन्ह, वेक्टर का क्या है, चिन्ह हो, तीर का एक चिन्ह हो ऊपर, इसका मतलब वो सदिश राशि है, ठीक है ना। और जिसके ऊपर चिन्ह नहीं है वो अदिश राशि है। जैसे यहाँ पे देखेंगे सी के ऊपर चिन्ह नहीं है, इसका मतलब दो सदिशों के गुणा से हमें अदिश राशि प्राप्त हुआ है। और यहाँ पे देखेंगे सी के ऊपर चिन्ह है, तो इसका मतलब दो सदिशों के गुणनफल से एक हमें सदिश राशि ही प्राप्त हुआ है। तो यदि सदिश राशि प्राप्त हो तो सदिश गुणनफल, अदिश राशि प्राप्त हो तो अदिश गुणनफल कहते हैं, ठीक है ना। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो गुणा का आपको ये चिन्ह दिखाई दे रहा है, याद रखेंगे सदिश जो गुणनफल होता है उसमें हमेशा हम गुणा का ही इस तरीके से प्रयोग करते हैं। मैं आपको बता दूं कि हम जब मैथ पढ़ेंगे, ठीक है ना, आप जब मैथ पढ़िएगा तो मैथ में क्या होता है दोस्त, मैथ में अगर आप चाहे किसी भी संख्या को गुणा करा रहे हैं, मान लेते हैं 2 और 3 का गुणा करा रहे हैं तो 3 दूना 6 आता है। तो इस तरीके से हम गुणा से, या हम गुणा ना कराकर ओनली वहां पे बिंदु भी दे देते हैं कि 2 into 3, 2 into 3, या हम ओनली कोष्ठ में लिखते हैं, कोष्ठ मतलब बीच में, जैसे ऐसे भी लिख देते हैं 2 गुणे 3। ये नहीं समझ में आया तो समझिएगा, 2 गुणे 3 = 6, या कभी कभी हम 2 और फिर से कोष्ठ में 3 लिख देते हैं ऐसे, अब बीच में एक छोटा सा बिंदु दे देते हैं, बिंदु का मतलब भी गुणा होता है तो 3 दूना 6 ही होगा। तो ये मैथ में हम जानते हैं, मैथ में क्रॉस गुणा हो या डॉट गुणा है वो गुणा ही है, परंतु इसमें भी सेम वैसा ही है, बट ओनली इतना याद रखेंगे कि सदिश जो गुणनफल होता है उसमें गुणा इस तरीके से होता है, तो इसको हम कहते हैं क्रॉस, इसको कहते हैं क्रॉस गुणनफल, और इसको हम कहते हैं डॉट गुणनफल। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, इस वाले बिंदु को हम कहते हैं डॉट गुणनफल, ठीक है ना। इतना आप याद रखिएगा। अभी हम एक एक करके डिटेल में जानेंगे। चलिए, इतना आप समझ गए सदिश अदिश गुणनफल का मतलब। सदिश में याद रखेंगे, यहाँ पे क्रॉस से आपको पता चल जाएगा। अदिश में ये बिंदु तरीके से हम दर्शाते हैं ज़्यादातर गुणा कराने के लिए। अदिश में बिंदु से दर्शाएंगे और सदिश में हम क्रॉस से दर्शाते हैं। अब इतना याद रखेंगे, जिसके ऊपर चिन्ह है वो सदिश राशि है, जिसके ऊपर चिन्ह नहीं है वो अदिश राशि है। इससे हमें ये पता चलता है। समझ गए हैं? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए, सबसे पहले तो अभी हम इसको चलिए हम देख लेते हैं कि अदिश गुणनफल क्या होता है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरी तरीके से डिटेल में हम एक्सप्लेन करेंगे कि अदिश गुणनफल क्या होता है, ठीक है ना। चलिए, अदिश गुणनफल का सिंपल सा मतलब ये है दोस्त, अदिश गुणनफल का ये मतलब है कि जब दो सदिश हैं, ये ए सदिश है और बी सदिश है, जब दो सदिश आपस में गुणा करते हैं तो यहाँ पे हमने ये जाना कि अदिश राशि प्राप्त होता है, अदिश राशि प्राप्त होता है। तो अदिश राशि प्राप्त हुआ, दिख रहे हैं ना, ऊपर चिन्ह नहीं है, तो अदिश राशि प्राप्त होता है। तो सदिश गुणनफल के लिए एक सूत्र होता है जो यहाँ पे हमें मिला है, उसको हम समझ लेते हैं। समझिएगा कैसे हम निकालेंगे इस सी का वैल्यू, हम कैसे निकालेंगे समझिएगा। देखिए, सपोज दैट ऐसे हम मान लेते हैं कि यहाँ पे हम एक राशि ले लेते हैं, जैसे कि ये एक हमारा सदिश ए है, और सपोज दैट इसके लंब में ऐसे हम मान लेते हैं ये हमारा सदिश बी है, ठीक है ना। ये सदिश हमारा क्या है, बी है। इतना आप समझ गए। ये सदिश हमारा ए हो गया, ये सदिश बी हो गया। आप कैसे भी ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये सदिश ए है, ये सदिश बी है। अब हमें ए सदिश और बी सदिश का क्या निकालना है, हमें इसका क्रॉस गुणा निकालना है, ठीक है ना। क्रॉस गुणा निकाल कर हम दिखा सकते हैं। अब देखिए, इसको अगर हम ऐसे करें, अगर हम ए के बी का प्रक्षेप निकालेंगे तो प्रक्षेप निकालने में दिक्कत होगा ना। ये फिगर ऐसे नहीं, थोड़ा सा इस फिगर को हम चेंज करते हैं, ये फिगर ऐसे होगा तो बेटर रहेगा, प्रक्षेप निकालने में इजी होगा। इसको हम बी मान लेते हैं। देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं किया गया है, प्रक्षेप निकालना है, ठीक है ना, इसीलिए हमने किया हुआ है। अभी हम आपको बताएंगे क्या प्रक्षेप होता है। देखिए, ये हमारा ए सदिश है, ये बी सदिश है, और ए बी सदिश के बीच यहाँ पे कोण बन रहा है, मान लेते हैं थीटा डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है ना।
अब हमें करना यह है दोस्त कि हमें जो b सदिश है ना, b ये जो सदिश है इसका a सदिश पर ही, a जो सदिश है इस पर प्रक्षेप निकालना है। मतलब b सदिश का प्रक्षेप निकालना है a सदिश पर ही। तो प्रक्षेप निकालेंगे तो कैसे आएगा जी? प्रक्षेप अगर हम निकालते हैं तो ठीक कुछ इस प्रकार आएगा। b का हम प्रक्षेप निकालेंगे तो ये कुछ ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, b का प्रक्षेप हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये b का प्रक्षेप हो जाएगा, इस b का ही प्रक्षेप होगा। अब आप कहेंगे सर ये कैसे निकलता है? प्रक्षेप का मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर एक हम लाइट ऐसे ले लेते हैं, ऐसे लाइट, और यहाँ से हम इसको बारते हैं, लाइट को ऑन करते हैं। अब लाइट को ऑन करेंगे तो ये जितना दूरी ये फोकस मतलब रोकेगा प्रकाश को, तो इसका प्रतिबिंब, इस रेखा का प्रतिबिंब नीचे बनेगा ना, वही उसी को हम b का प्रक्षेप कह रहे हैं। तो इस b का प्रक्षेप हम a राशि पर ही, a सदिश पर ही हम ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए हमने ये किया है। तो इसका अगर हम निकाले अगर मान, तो ध्यान से समझेंगे क्या हम निकाल रहे हैं। ये अगर हम ये त्रिभुज ऐसे ले लेते हैं, ठीक है, ये हम त्रिभुज ऐसे हमने ले लिया, ठीक है ना। ये हमारा b जो सदिश है इसका मान लेते हैं कि b, इसका परिमाण जो है वो मान लेते हैं, हमने क्या मान लिया कि b है, ठीक है ना। a सदिश है तो ये मान लेते हैं a ही सदिश है, ये आप भूलिएगा नहीं, a सदिश है, ठीक है ना। अब a सदिश का परिमाण a होगा, वो अभी हम बाद में देखेंगे। अब है ये b का ही हमें क्या निकालना है, इस b का ही हमें क्या निकालना है, b का ही हमें क्या निकालना है, b का हमें मतलब b का हमें a सदिश पर क्या निकालना है, प्रक्षेप निकालना है। तो प्रक्षेप निकालने के लिए हम इसको पहले मान लेते हैं, कुछ मालूम नहीं है तो इसको x मान लेते हैं। तो x अगर मान लेते हैं तो हम इतना जानते हैं कि यहाँ पे थीटा अगर कोण बन रहा है तो इसका मतलब अगर इस भुजा पर अगर थीटा बना है तो इसका मतलब ये कॉस होगा और ये वाला साइन होता है, तो ये वाला हमारा कॉस हो जाएगा। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण होता है, ये हम जानते हैं। तो अगर हम इसका निकाले वैल्यू तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, आधार यहाँ पे x है तो x हमने लिख दिया, और कर्ण क्या है b है तो हमने b लिख दिया। अगर अदरवाइज अगर हम ओनली x का मान निकालें, ये इधर b भाग में है, इधर आएगा तो गुणा कराएगा, तो x का जो वैल्यू आ जाएगा वो b और कॉस थीटा आ जाएगा। तो b कॉस थीटा ये हमारा क्या आ गया, ये वैल्यू आ गया है, आप देख सकते हैं। तो मतलब क्या है, इस x का वैल्यू आ गया b1 मतलब b cos थीटा, ठीक है ना, b cos थीटा ये x का वैल्यू आ गया। तो अगर हम दो सदिशों का गुणा कराते हैं, ठीक है ना, दो सदिशों का हम क्या करा रहे थे, दो सदिशों का अगर डॉट गुणनफल हो, डॉट गुणा हो तो क्या आता है, एक अदिश राशि आता है। तो कैसे आएगा समझिएगा, अगर हम दो सदिशों का गुणा करा देते हैं तो देखिए यहाँ से एक फॉर्मूला मिलेगा। दो सदिशों का गुणा कराते हैं तो दो सदिशों का गुणा हम कैसे करेंगे, सबसे पहली बात हम इतना जानेंगे कि a सदिश और b सदिश इन दोनों को हम क्या कर देंगे, इन दोनों का गुणा करा देंगे। तो सदिश a का परिमाण कितना है, हमने बताया था ना कि a जो सदिश है इसका परिमाण 1 है, परिमाण 1 है, और b सदिश है इसका परिमाण क्या है, b है। तो a सदिश का अगर हमें पहली a सदिश के लिए परिमाण चाहिए तो a है तो हम a लिख देंगे। अब b जो सदिश है इस b सदिश का परिमाण b है, परंतु हम b का a पर ही प्रक्षेप निकाल रहे हैं जिससे दिशा इक्वल हो सके। तो b पर ही हम क्या निकाल रहे हैं, इसका प्रक्षेप निकाल रहे हैं। तो इस b का ही तो वैल्यू हमने यहाँ पर निकाला है, इस b का ही तो ये इसी को ना, इस b का ही तो मान यहाँ पे ये निकाल रहे हैं ना, हम इस b का ही तो मान निकाल रहे हैं। इसका मतलब इसको हमने x माना था, x का मान आया था b cos थीटा, तो यही b सदिश का मान जो हो जाएगा वो b cos थीटा हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे हमें क्या मिल गया कि अगर हमारा सदिश a और सदिश b यदि दो सदिशों का डॉट गुणनफल हो तो वो आता है ab cos थीटा, ab cos थीटा आता है। यह आपका मेन फॉर्मूला है जिसको आप याद रख लेंगे, इसको आपको याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है ना। जब दो सदिशों का, बस इतना ही आपको जानना है। अगर ज़्यादा कुछ ना समझ में आए, मैं ज़्यादा आपको परेशान नहीं करना चाहता, मैं जानता हूँ
मैं पहले से जानता हूँ कि ये टॉपिक हार्ड है, समझ में नहीं आता स्टूडेंटों को, इसलिए मैं फिर अंत में आपसे कह रहा हूँ, आपको केवल इतना ही जानना है ना कि यदि दो सदिशों का डॉट गुणा हो तो वहाँ पे उसका आता है ए बी कॉस थीटा। मतलब ए सदिश है तो उसका परिमाण लिख देंगे, बी सदिश है तो उसका परिमाण बी लिख देंगे और कॉस थीटा हम लिख देंगे यदि डॉट गुणा हो तो। ठीक है, इतना आप, ये एक मेन फॉर्मूला है, इसी को आपको याद रखना था। ठीक है, कि यदि दो सदिशों का डॉट गुणा हो तो उसका आता है ए बी कॉस थीटा। इतनी बात समझ गए? चलिए जी, इतनी बात समझ गए हैं, यही हमारा मेन था। मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। ठीक है ना? ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं आगे। अच्छा, मैं आपसे कुछ यहाँ पे नियम हम प्रस्तुत करते हैं, एक एक करके हम जान ले क्या। चलिए, यहाँ पे हमें कुछ नियम जानना है या कुछ हम कह सकते हैं नोट्स में हमें जानना है, जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप सभी को ये इंपॉर्टेंट है यही सब, तो ये याद रखेंगे। यदि यहाँ पे मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, यदि दो सदिशों की दिशा समान हो तब क्या होगा? यदि दो क्या है, दो सदिश है, उनकी दिशा क्या है, उनकी दिशा यदि दो सदिश समान दिशा में हो तब क्या होगा? यदि दो सदिश समान दिशा में हो तब क्या होगा? समान दिशा का मतलब समझ रहे हैं ना? पहले ये दो सदिश थे तो ए का दिशा इस ओर था, बी की दिशा इस ओर था, परंतु यदि दोनों सदिशों का जो दिशा है वो एक समान हो तो उस समय पे क्या होगा? जैसे कि अगर फिगर से बताऊं तो मान लेते हैं, सपोज डेट ये हमारा ए सदिश है जो है ये, और सपोज डेट बी सदिश भी इसी पर है, मान लेते हैं ये हमारा बी सदिश है। तो देखिए ए सदिश और बी सदिश, इन दोनों का दिशा एक और है कि नहीं है? तो जब ए और बी मतलब दोनों सदिशों का जो दिशा है वो एक समान होता है तो उस समय पे यहाँ पे कोण कितना बनेगा? जब जानते हैं कि जब दो सदिश एक दूसरे के समांतर होते हैं तो वहाँ पे थीटा का मान 0 डिग्री बनता है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो थीटा का मान यहाँ पे बनेगा, थीटा का मान वो 0 डिग्री बनेगा। थीटा का मान 0 डिग्री बनेगा ना? ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे 0 रखते हैं तो हम इतना जानते हैं दो सदिशों का गुणा, तो सदिश ए और बी है तो सदिश ए इंटू सदिश बी का डॉट प्रोडक्ट हम कर रहे हैं। तो यदि डॉट हम गुणनफल निकालें तो क्या होता है? तो हम इतनी बात जानते हैं, ये अभी ना हमने जाना कि यदि दो सदिशों का गुणा निकालेंगे तो ए बी कॉस थीटा होता है, तो यही हम डायरेक्ट लिख देंगे ए बी कॉस थीटा, और थीटा के जगह पर हम 0 डिग्री रखेंगे क्योंकि दोनों की दिशाएं समान है। तो अगर 0 डिग्री हम रख देते हैं तो कॉस 0 इक्वल टू कितना होता है? कॉस 0 इक्वल टू होता है 1, तो ये ए बी हो जाएगा और इसका मान होता है 1, 1 गुणा होगा तो ए बी ही होगा, इसलिए हम ओनली यहाँ पे लिख देते हैं ये। तो यहाँ से हमें एक ये फॉर्मूला मिला, इसको आप याद रखेंगे। इससे आपको क्या जानने को मिलता है? इससे ये जानने को मिलता है कि यदि दो सदिश समान दिशा में हो, यदि दो सदिश समान दिशा में हो तो वहाँ पर ए और बी सदिश का जो डॉट गुणनफल होगा वो ए बी होगा, मतलब ए का परिमाण और बी का परिमाण। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। आशा करता हूँ कि आपको पहली बात ये समझ में आ गई होंगी। नोट्स में ये सभी पॉइंट हम बता रहे हैं आपको, ठीक है ना? चलिए, ठीक है। अदरवाइज दूसरा हमारा टॉपिक, दूसरा नोट्स याद रखेंगे कि यदि दो सदिश एक दूसरे के विपरीत हो, यदि दो सदिश हैं वो एक दूसरे के विपरीत होंगे तब क्या होगा? जैसे कि ये हमारा ए सदिश है जो है इस ओर, ए सदिश की दिशा इस ओर है, और जो बी सदिश है उसकी दिशा हम मान लेते हैं इस ओर है, तो ये हमारा बी सदिश है। तो ये हमारे ए सदिश और बी सदिश दोनों एक दूसरे के जस्ट विपरीत है ना, तो यहाँ पे जो कोण बनेगा दिख रहे हैं तो कितना बनेगा? 180 डिग्री का बनेगा, ये भी 180 360 डिग्री का होता ही है, तो ये 180 डिग्री का कोण बनेगा। इसका मतलब यहाँ पे थीटा का जो मान होगा वो 180 डिग्री होगा।
ठीक है। तो अगर हम इस फॉर्मूले पे निकालें दो सदिशों का अगर हम क्या निकालें, डॉट गुणा निकालें, तो सदिश ए इंटू सदिश बी, इनका डॉट गुणा क्या हो जाता है, तो वो हो जाएगा हमारा ए बी कॉस 80, ये हो जाता है। चलिए अब अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये हमारा सदिश ए है, ये हमारा सदिश बी है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। और cos 80 इक्वल टू कितना होता है, सॉरी cos 180 इक्वल टू कितना होता है, cos 180 अंश का मान होता है -1, मतलब cos 180 अंश का मान होता है -1, तो ये -1 से गुणा करा देंगे, ये -1 इसमें केवल गुणा हो जाएगा, तो ये क्या होगा, सदिश ए इंटू सदिश बी इक्वल टू -AB हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, -AB हो जाएगा। ये देखिए हम केवल इतना ही आपको बता रहे हैं कि यदि दो सदिश एक दूसरे के जस्ट विपरीत दिशा में होंगे ना, तो वहाँ पे हमारा ये फॉर्मूला आएगा, सदिश ए और सदिश बी का जो गुणा होगा वो -AB होगा। क्या होगा, -AB होगा। ये आपको याद रखना है सब कुछ, ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं, ठीक है। इन सभी को आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए इतनी बात समझ के तीसरा यहीं पे मैं बता दूं क्या, चलिए यहां पे बताते हैं। तीसरा, यदि दो सदिश एक दूसरे के लंबवत हों, यदि एक सदिश है, मतलब यदि दो सदिश हैं एक दूसरे के लंबवत होंगे तो क्या होगा, तो ये हमारा सदिश ए है और ये हमारा सदिश बी है। अब देखिए ये दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं, तो लंबवत होंगे तो इनके बीच जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। तो यदि हम इस तरीके से अगर निकालें, तो यदि ए सदिश और बी सदिश का डॉट गुणा निकालें तो क्या होता है, हम फॉर्मूला जानते हैं, ए बी कॉस होता है कॉस थीटा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हम रख देंगे, तो कॉस 90 इक्वल टू होता है 0, कॉस 90 इक्वल टू होता है 0 और 0 का ए बी में गुणा होगा तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या फॉर्मूला मिलता है, यहाँ से हमें ये फॉर्मूला मिलता है कि यदि दो सदिश एक दूसरे के लंबवत होंगे तो उनका गुणनफल जो होगा वो 0 आता है, ठीक है ना। यदि दो सदिश एक दूसरे के लंबवत हो तो उनका जो अदिश गुणा होता है ना, वो क्या होता है, मतलब सदिश गुणा होता है वो 0 आता है। इसको आपको याद रखना है, ठीक है ना, ठीक है। ठीक है, चलिए चौथा हम देख लेते हैं। चौथा, इसमें और भी पॉइंट्स आपको जानना है कि यदि एक सदिश ठीक है ना, यदि किसी सदिश को उसी सदिश से गुणा किया जाए, ठीक है ना, यदि किसी सदिश को उसी सदिश से गुणा किया जाए, ये आप समझिएगा, यदि किसी सदिश को उसी सदिश से गुणा किया जाए, उसी सदिश से गुणा कराया जाए, तब क्या होगा, मतलब यदि कोई सदिश है और उस सदिश का उसी सदिश से गुणा कराया जाए तो क्या होगा, मतलब कहने का मतलब है कि ये ए सदिश है, ये ए सदिश है, ठीक है ना। अब ए सदिश पर ये ए सदिश का गुणा कराया जा रहा है, ए सदिश है ना, इसी ए सदिश पर ही ए सदिश का गुणा कराया जा रहा है, तब क्या होगा, तो ए सदिश का ए सदिश पे हम गुणा कराएंगे तो दिख रहे हैं दोनों की दिशा समान है, इसका मतलब थीटा का मान यहाँ पे कितना होगा, समानांतर है तो 0 डिग्री होगा। और cos 0 इक्वल टू, यहाँ पे अगर फॉर्मूला हम लगा देते हैं तो दो सदिश हैं, एक है ए, एक है फिर से वेक्टर ए, तो ये हम लिख देते हैं, दो सदिश हैं और दो सदिशों का गुणा क्या हो जाएगा,
ए कॉस थीटा हो जाएगा, यही ना होगा जी। हम इतनी बात जानते हैं कि सदिश ए है तो ए का ही परिमाण लेंगे, ए है तो ए का परिमाण, अब बी है तो बी का परिमाण ले रहे थे। उसी प्रकार ए है तो ए का परिमाण, ए है तो ए ही का परिमाण लिया गया है और कॉस थीटा ये फॉर्मूला हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। अब चलिए, अब अगर हम थीटा इक्वल टू हम 0 डिग्री रख देते हैं तो क्या निकलता है यहाँ पे, सदिश ए और सदिश ए इनका गुणा निकलेगा तो ये ए क्या हो जाएंगे, ए और ये कॉस थीटा इक्वल टू 0 और कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। कॉस थीटा इक्वल टू 1 का इसमें गुणा होगा तो वो कुछ नहीं होगा, तो ये ए लिखें, या ए को हम क्या कर देते हैं, ए स्क्वायर भी तो कह सकते हैं ना। तो ये सदिश ए का जो डॉट हमारा गुणनफल होगा वो ए स्क्वायर होगा। मतलब इसका मतलब क्या है कि यदि किसी सदिश को उसकी सदिश से ही हम गुणा करा दें, यदि किसी सदिश को उसी सदिश से हम अगर गुणा करा देते हैं तो वहाँ पे उसका क्या हो जाएगा, जो गुणनफल मिलेगा वो ए स्क्वायर मिलेगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। आशा करता हूँ कि आपको आसानी तरीके से ये समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। चलिए, इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। चलिए, इतनी बात समझ गए। अच्छा, अगर इतना अगर आप समझ गए हैं तो थोड़ा सा आप यहाँ पे हमें बताइए कि मान लेते हैं आई कैप इंटू आई कैप इक्वल टू कितना आएगा, ठीक है ना। आई कैप इंटू आई कैप इक्वल टू कितना आएगा, मैं आपसे एक क्वेश्चन कर दिया यहाँ पे, ये आपके क्वेश्चन कर दिया तो क्या कहेंगे, यहाँ पे एक ये भी है, ये भी दोनों सदिश हैं, तो इनका अगर हम गुणा देखें आई कैप का, तो फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, फॉर्मूला आई कैप इंटू आई कैप इक्वल टू हम जानते हैं कि आई हो जाएगा और इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आई कैप इस तरीके से हम लिख देंगे मॉड में, ठीक है ना, और ये कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। मॉड लिखे या ना लिखे उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। कॉस थीटा हो गया। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इसका निकालते हैं तो आई कैप इक्वल टू यहाँ पे आई का, देखिए यहाँ पे आप समझिएगा आई कैप है ना, इसका अगर वैल्यू निकालना है तो इसको हम क्या कर देते हैं, मॉड में रख देते हैं। अब मॉड में रखेंगे तो आई कैप का वैल्यू आता है 1, ठीक है ना। आई कैप का वैल्यू आता है 1। यदि जे कैप भी है, इसका भी मान अगर हम निकालेंगे तो इसको सबसे पहले मॉड में रखेंगे और इसका भी मान आएगा 1। अगर के कैप भी है तो इसको भी हम पहले क्या करेंगे, इसको अगर हम पहले मॉड में रखेंगे और उसके बाद इसका भी वैल्यू आएगा 1। मतलब आई कैप, जे कैप और के कैप इन सभी का वैल्यू क्या आता है, 1 ही होता है, ये आप याद रखेंगे। तो इसी प्रकार आई कैप है तो इसका वैल्यू है 1, आई कैप है इसका वैल्यू है क्या है, इसका भी वैल्यू है 1। और यहाँ पे cos 0 और cos यहाँ पे cos 0 अंश होगा। अब 0 अंश क्यों होगा, ठीक है ना, क्योंकि देखिए वो अभी हम बता देंगे आपको आगे, अभी आपको आगे क्लियर होगा। तो आई कैप का जो गुणनफल होगा cos 0 इक्वल टू 1 होता है, तो 1 1 1 हो गया ना, तो इन सभी का गुणा करा देंगे तो आई कैप इंटू आई कैप क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो आई कैप इंटू आई कैप का जो वैल्यू आएगा ये कितना आएगा, 1 आएगा, ये आप याद रखेंगे। क्या आएगा जी, 1 आएगा। सिंपल सी बात है भैया, आई कैप का वैल्यू है 1 और आई कैप का वैल्यू है 1, तो गुणा अगर हम इन दोनों का कराते हैं तो 1 गुणे 1 इक्वल टू 1 आ गया। अगर आपको डॉट नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे हमने गुणा करा दिया, समझ रहे हैं। तो यदि दो आई कैप है उनका भी अगर हम गुणा कराते हैं तो वो क्या आता है, 1 आता है। अगर हम यही आपसे कहते हैं कि मतलब इसका मतलब आपको ये फॉर्मूला मिल गया कि आई कैप डॉट गुणा होगा तो क्या होता है, 1 होता है। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि जे कैप इंटू जे कैप इक्वल टू कितना होगा, तो अब आप कह सकते हैं कि जे कैप होगा इंटू 1 ही होगा। अगर मैं आपसे कह दूँ कि के कैप इंटू के कैप कितना होगा, तो आप कभी भी कहिएगा 1 होगा, ठीक है ना। आप समझ गए ना, आई कैप 1, जे कैप 1, के कैप 1। परंतु यदि आपसे कह दिया जाए कि आई कैप इंटू जे कैप ऐसे कह दिया गया, तब आपको पूछा जाए कि क्या होगा, तो आई कैप जे कैप इक्वल टू कितना होगा, तो यहाँ पे अब आपको ध्यान देना होगा, यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा। यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले हम आई कैप का देखिए, आई कैप का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, ये हम जानते हैं, इंटू जे कैप का वैल्यू होता है 1
इंटू और कॉस थीटा होता है, फॉर्मूला से हम जानते हैं। अरे भैया ए बी कॉस थीटा, तो ए का परिमाण, इसका परिमाण 1 होता है और जे का भी 1 होता है वैल्यू, तो ये हमने परिमाण लिख दिया परिमाण। और उसके बाद यहाँ पे कॉस थीटा होता है तो थीटा हमने रख दिया। अब यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या होगा यही हमें समझने वाला है। तो यहाँ पे 1 गुणे 1 हो गया और यहाँ पे क्या होगा कॉस, और यहाँ पे थीटा का मान 90 डिग्री होगा। और कॉस 90 इक्वल टू क्या होता है, कॉस 90 इक्वल टू होता है, कॉस 90 इक्वल टू होता है 0। तो 0 का अगर इनमें हम गुणा कराएंगे तो ये सब 0 हो जाएंगे। इसका मतलब यहाँ से हमें एक ये फॉर्मूला मिल गया कि आई कैप इंटू जे कैप इक्वल टू 0 होता है। अच्छा, आप ये सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे आपने cos 90 ही क्यों लिया, यहाँ पे 0 आपने क्यों लिया। समझिएगा, आई कैप जे कैप की हम बात करते हैं तो हम इतनी बात जानते हैं, हम 3 आपको अक्ष बताए थे। 3 अक्ष ऐसे हमने बता दिया था, एक्स अक्ष या एक्स सदिश है, ये वाई सदिश है, ये हमारा जेड सदिश, ऐसे हमने मान लिया था। हमने बताया था कि एक्स अक्ष है ना, इस पर हम आई कैप को प्रदर्शित करते हैं, जो वाई है इस पर हम जे कैप को दर्शाते हैं, और जो जेड है ना इस पर हम के कैप को दर्शाते हैं। तो देखिए यदि दो सदिश हैं तो वो दोनों सदिशों की दिशा क्या है, दोनों सदिश मान लेते हैं एक और आई कैप है, तो आई कैप 2 आई कैप हैं, तो इनकी दिशाएं क्या हैं, इनकी दिशा एकदम फिक्स है, इनकी दिशा तो फिक्स है ना, इनकी दिशा फिक्स है कि एक्स और होगी, तो इसका मतलब इनके बीच जो कोण बनेगा वो 0 डिग्री का बनेगा कि नहीं। जब दोनों सदिश समांतर हैं तो 0 डिग्री का बनेगा, इसलिए हमने 0 लिया था। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्यों 90 लिया था ये भी आप समझ जाइए। तो यहाँ पे इसके लिए हमने क्या लिया था, आई कैप इंटू जे कैप। आप ही सोचिए, ये आई कैप की दिशा है और ये जे कैप की दिशा है, इन दोनों के बीच कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है ना, तो इसीलिए हमने यहाँ पे 90 डिग्री लिया था। तो ये सब कुछ आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें ये फॉर्मूला मिलता है। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हम बता रहे हैं कि आई के पैप के गुणा होगा 1 होगा, जे कैप 1 होगा, के कैप इंटू क्या होगा 1 होगा। परंतु अब इसी बात को मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि आई कैप इंटू मतलब इस तरीके से डॉट होगा, आई कैप इंटू जे कैप इक्वल टू 0 होगा। यदि जे कैप इंटू के कैप होगा तो ये भी क्या होगा 0 होगा। यदि के कैप इंटू आई कैप होगा तो ये भी 0 होगा। जस्ट इसके विपरीत भी हो सकता है, जे कैप इंटू आई कैप भी 0 होगा। यदि के कैप इंटू जे कैप लिखा गया हो तो भी 0 होगा, आई कैप इंटू के कैप लिखा हो तब भी 0 होगा। तो ये तीनों फॉर्मूले, ये भी तीनों फॉर्मूले, ये सब पता होनी चाहिए। तो आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। यही आपको जानना था अदिश गुणनफल में, ये सब नियम को आपको जानना था जो आपको आगे काम आने वाली हैं। चलिए, हमने अदिश गुणनफल को जान लिया। सदिश गुणनफल पे यदि आप कमेंट करते हैं तो मैं ज़रूर वीडियो लाऊंगा, ठीक है ना। अदरवाइज मैं जानता हूँ कि ये टॉपिक हार्ड है, अगर एक बार मैंने समझ में ना आए तो पीछे जाकर एक बार रिवीजन ज़रूर कीजिएगा, एक बार और वीडियो देखेंगे समझ में आ जाएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नए होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।